अगर आप देखो सबके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड ओवरनाइट। इमेजिन इंस्टाग्राम अकाउंट इज गॉन। एक आप उस पे भी द पिच टू गेट रिच के पैनल पे आपको 300 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, आपके नंबर्स वीक हैं, आपको बिजनेस नहीं आता है। सर बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पर सीखने को मिल रहा था, नॉट जस्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स जो हमें पिच कर रहे थे, हमको मेंटोर कर रहे थे, बट आल्सो फ्रॉम ऑल द पैनलिस्ट। सर आपने मनीष मल्होत्रा जैसा भी काम किया था। उनके ऑफिस में देवर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फीमेल्स, तो उनके सारे फीमेल कॉलीग्स को हमने बाय द टाइम मनीष एंटर्ड द रूम ही सॉ हिज एंटायर टीम सेइंग कि अरे सेरेना विलियम्स, you launched a brand with her also. why can't I aim to be global? ब्यूटी इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत कमाई है। 1000 रुपए की लिपस्टिक है पर ये तो 150 रुपए की बनती है, 850 रुपए कमाई है, तो इसमें अंधा पैसा है। Sir, first of all, no business is easy for anybody to make money. फाउंडर्स को ऐसा लग रहा है कि यार एक्विजिशन शॉर्टकट, Acquisition is a sure shortcut to failure. मार्केट प्लेस बहुत आसान। अमेजन ने क्या, इधर से दुकानदार है, इधर से कस्टमर है, बैठ के कमीशन खा। सर मार्केट प्लेस बनाना इज मोर डिफिकल्ट देन ब्यूटी ब्रांड बनाना। सर फ्लिपकार्ट हमारे देश का सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है। जो भी चीज वेस्ट में अच्छा कर रही हो वहां से उठाने का, इंडिया लेके आने का, कि भाई देखो अमेजन अच्छा कर रहा था, उसको देख के फ्लिपकार्ट आ गया ना। हमारे इंडिया ने क्या किया जो पूरी वर्ल्ड ने नहीं किया? सर क्विक कॉमर्स, बैठे बैठे 10 मिनट में कुछ भी मिल जाए हमें। इन्फ्लुएंसर से आरओआई निकलती है क्या? बस ये अवेयरनेस और बस के लिए। किसी को टिप देना चाहोगे भाई तू किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। एस इंडिया मास मार्केट है, प्रीमियम मार्केट में। मिथ या ट्रुथ? बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेट सेलिब्रिटी ऑडियंस बनाया, इन ब्रांड लॉन्च किया, सस्टेनेबल सक्सेस नहीं मिल रही, क्या कारण लग सकता है आपको? हमारे आज की गेस्ट हैं वेरी वेरी स्पेशल। इन्होंने मात्र 7 साल में जीरो से एक यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया जिसकी वैल्यूएशन अपने पीक पे थी 10,000 करोड़ रुपए। इन्होंने कंटेंट टू कॉमर्स का जो मॉडल है, जहां पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करो और फिर वहां से प्रोडक्ट पुश करो, इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में लॉन्च किया, स्टैब्लिश किया, पायनियर किया। अपने पूरे बिजनेस के दौरान 1500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग उठाई, 11 से ज्यादा एक्विजिशन किए। इनकी कंपनी का टर्नओवर 2021 में था 50 करोड़, 2023 में पहुंच गया 650 करोड़, यानी 2 साल में 13 गुना। इन्होंने मनीष मल्होत्रा जी के साथ ब्रांड लॉन्च किया, इन्होंने सेरेना विलियम्स के साथ ब्रांड लॉन्च किया। एक रियलिटी शो आता है पिच टू गेट रिच, इसमें करण जौहर, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, इनके साथ बैठ के इन्होंने शो को जज किया। इनका नाम है दर्पण सिंघवी और इनके कंपनी का नाम था द गुड ग्लैम ग्रुप। कुछ मिस्टेक हुई, कुछ गलती हुई और ये इतना बड़ा एम्पायर मात्र 2 सालों में ढह गया। एंड ये बिजनेस को इंसॉल्वेंट होना पड़ा, बंद होना पड़ा। और आज के पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के सारे डार्क सीक्रेट। बहुत सारे कॉमन मिथ हैं आपको स्टार्टअप के बारे में लेके कि मार्केट प्लेस तो आसान होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट में तो मार्जिन होता है, यूएस की कॉपी करके कुछ भी प्रोडक्ट बना लो, उसमें क्या सच्चाई है, क्लियर करेंगे। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, स्टार्टअप कर रहे हो या करना चाहते हो, आपने कभी फंड रेस किया है या करना चाह रहे हो, तो ये आपके जीवन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हो सकता है जो आपको स्टार्टअप को, फंडिंग को, एक्विजिशन को, बाजार को समझने में मदद करेगा, आपके मिथ को क्लियर करेगा। ये मिनी एमबीए है, मास्टर क्लास है, तो वेट नहीं करते, सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। दर्पण जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी, सो वेरी 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 एक्साइटेड टू मीट यू। मतलब मैंने आपका फैन हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, और स्टार्टअप वर्ल्ड में जो आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज है, आई रियली सैल्यूट दैट। तो सर आज हम आपसे स्टार्टअप वर्ल्ड के बहुत सारे मिथ पूछेंगे, बहुत सारे ट्रुथ पूछेंगे, बहुत सारी रियलिटी पूछेंगे, बट उससे पहले एक बार आप अपनी स्टोरी 2-3 मिनट में ब्रीफ में, जो व्यक्ति पहली बार देख रहा हो उसको अगर आप बता सके, फिर अपन मिथ एंड ट्रुथ में एंटर करते हैं। डेफिनेटली राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इक्वली इंस्पायरिंग आपके सामने बैठ के बात करने का, एंड आई होप कि वी कैन टुडे शेयर आपके दर्शकों के साथ सम इंटरेस्टिंग स्टफ जिससे वो भी अपना स्टार्टअप कर सके। तो मैं पिछले 26 साल से स्टार्टअप की रेस दौड़ रहा हूँ, स्टार्टअप की रेस में हूँ। आप उसे मैराथन बोलिए कि 100 मीटर स्प्रिंट बोलिए, बस वो चल रही है। मैंने अपनी पहली कंपनी एट द एज ऑफ 20 शुरू करी थी। आई हैड नो आइडिया मैं क्या कर रहा था, ना बिजनेस मॉडल का ठिकाना था, ना पता नहीं क्या होने वाला था, बट बस मुझे कुछ करना था। एंड आई टुक द लीप एंड आई ट्राइड इट। इट वाज अ कंपनी कॉल्ड masthangama.com। एज एक्सपेक्टेड वो कंपनी तो कहीं गई नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था, बट इट गॉट मी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वहां से आई गॉट नोटिस्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ bazi.com। bazi.com उस टाइम पे इंडिया की सबसे हेवीएस्ट फंडेड .com थी। दिस वाज इन द ईयर आई थिंक 99 या 2000, जब स्टार टीवी ने, रूपर्ट मुर्डॉक ने आई थिंक $30 मिलियन इन्वेस्ट किए, तो उस टाइम पे 26 साल पहले, एंड इट वाज फाउंडेड बाय अवनीश एंड सुधीर।
उन्होंने मस्त हंगामा और मेरे बारे में कहीं तो पढ़ा पेपर में, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया एंड दे गिव मी अ जॉब विद Bazi.com। मैं उनका यंगेस्ट मैनेजर बना एट द एज ऑफ वही 19-20। वहां पर काम किया उनके साथ 1 साल। तब मैंने इंजीनियरिंग से 1 साल ऑफ लिया था। मैं आई एम फ्रॉम पूना, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था मैं इंजीनियरिंग। 1 साल ऑफ लेने के बाद पापा ने बोला भाई प्लीज खत्म कर अभी पढ़ाई। सो देन आई वेंट बैक टू स्कूल, आई फिनिश माई इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं अपने MBA के लिए अब्रॉड गया। कहाँ गया अब्रॉड? मैं स्पेन गया। ये था साल 2002। 2002 में सर ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी ना, मतलब इंडियन स्पेन नहीं जाते थे। एंड आई वाज द ओनली इंडियन इन माय स्कूल। इट वाज अ स्कूल कॉल्ड एसआरडे बिजनेस स्कूल। मुझे वहां इसलिए जाना था, आई वांटेड टू गो टू अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मुझे ऐसे कंट्री में रहना था कि जब मैं इंडिया छोड़ के पहली बार जा रहा हूँ, आई वाज लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट टू गो जहां मेरा माइंड पूरी तरह से खुल जाए। एंड वो तभी होगा अगर वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगा, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। सो दैट्स हाउ आई पिक्ड दैट स्कूल, एसआरडे बिजनेस स्कूल। फिर उसके बाद 1 साल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और ऑस्टिन में था। एंड फिर मुझे जॉब मिली MBA के बाद 2004 में। जॉब में मैंने काम करी 3 साल विद अ लार्ज मल्टीनेशनल $multi-billion कंपनी, जहां पर उनके लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में था। और मैं आई लिव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क, आई लिव्ड इन सिंगापुर, यूरोप में काम किया, टेक्सास में काम किया। एंड फिर वही एंटरप्रेन्योर बग आ गया वापस इंडिया 2008 में। एंड आई सेड कुछ करना है। मुझे सिर्फ 2 साल लगे उसके बाद टू फिगर आउट करूँ क्या। आई वाज ट्राइंग, रोज तीर में अंधेरे में मारता था, पता नहीं कौन सा तीर कहाँ लगे। उस टाइम पे तो ये लिंक्डइन था नहीं, तो पता है कि अभी कैसे अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढूं। मुझे लगा इंडिया में ब्रांड बहुत कम है, ब्रांड नहीं है। वैसे लेट मी ट्राई टू ब्रिंग ब्रांड्स टू इंडिया। उस टाइम पे मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद का ब्रांड करूं, मतलब किसी और का ब्रांड यहाँ लाके बड़ा करूं। एंड तो रोज पता है मैं कैसे ईमेल एड्रेस ढूंढता था, क्योंकि लिंक्डइन नहीं था। तो आई वुड से फाइंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, उसका नाम ढूंढता था। फिर मैं 6 उसके ईमेल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के कोल्ड कॉल ईमेल डालता था। ऐसे डालते 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 करके आई फाइनली गॉट कनेक्टेड टू सम ब्रांड्स। इधर से उधर जंप मारा, हुआ और मुझे मेरा पहला ब्रांड मिला, लॉक्सिटान। 2010 में मुझे लॉक्सिटान ने अपने ब्रांड का मास्टर फ्रेंचाइज दिया इंडिया के लिए। ना पैसे थे ना कुछ थे, बट जस्ट कन्विक्शन एंड 1 साल परसिवियरेंस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉक्सिटान कि मुझे दीजिए आप। ठीक है, वहां से मेरा करियर ब्यूटी में शुरू हुआ। आई लॉन्च लॉक्सिटान स्पा इन इंडिया इन 2010। जैसी लॉक्सिटान मिला, अच्छा ये एंटरप्रेन्योरियल बात सबके लिए भी, जिस दिन मुझे लॉक्सिटान ने मुझे दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, उसी दिन मैंने और 50 ब्रांड्स को ईमेल कर दिया, आई एम द मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफ लॉक्सिटान स्पा फॉर इंडिया, आई वुड लाइक टू हैव योर ब्रांड। इस टाइम रिस्पॉन्सेस डबल हो गए, क्योंकि सबको लगा कि अरे कोई है ये बड़ा एंड मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया ब्रांड्स का। 2015 में मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा यूएस में, विच वाज कॉल्ड ग्लैम स्क्वाड, जहां पर वो लोग स्टाइलिस्ट आपके घर पे बेचते थे, लाइक उबर फॉर सैलून एंड स्पा सर्विसेज। एंड उस आइडिया से इंस्पायर होकर मैंने माईग्लैम लॉन्च करी अगस्त 2015 में। ठीक है, तो माईग्लैम का जो पहला अवतार था वो था, समझ लो जैसे अर्बन कंपनी फॉर स्पा सैलून सर्विसेज, जो आज अर्बन, उस टाइम अर्बन क्लैप होता था, राइट। एंड वहां से शुरुआत मेरी हुई कंज्यूमर टेक में। हमने ऐप बनाया, रिटेंशन सीखा, कैक सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एंड वेरी क्विकली एंड उसमें लॉक्सिटान मेरे पहले इन्वेस्टर आ गए। जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे वो मेरे पहले इन्वेस्टर आ गए। अनदर लेसन फॉर एंटरप्रेन्योर्स कि जब आप शुरू कर रहे हो, नोबडी, द पीपल हु विल बैक यू विल बी द पीपल हु नो यू द बेस्ट, एंड दैट इज आइदर फैमिली और पीपल हु हैव वर्कड विद यू इन द पास्ट। तो लॉक्सिटान ने मुझे बैक किया था, एंड बट उनका पैसा लेने के बाद आई रियलाइज कि ये मॉडल मेरे से तो नहीं वर्क कर रहा था, कि वो ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शंस काफी होते थे। तो फिर मैंने पिवट किया एंड आई लॉन्च माईग्लैम मेकअप ब्रांड लॉक्सिटान की हेल्प से ही। उन्होंने पिवट भी फाइनेंस किया, प्लस मुझे एजुकेशन भी दी कि कैसे ब्रांड बनता है ब्यूटी सेक्टर में। बट अगर आप सोचे 2008 में जब मैं शुरुआत कर रहा था, तब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद का ब्रांड करूं। खुद का ब्रांड लॉन्च करते करते हो गया अक्टूबर 2017, यानी 9 साल लगे, लगभग 9 साल लग गए टू गेट द कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट। एंड फिर अक्टूबर 2017 में माईग्लैम शुरू किया। एक हम कैसे, आई वाज द लास्ट वन। शुगर, मामा अर्थ सब शुरू हो गए थे अप्रैल 2015 में, तो मैं 2.5 साल बाद उनके बाद गया था मार्केट में। आई विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बाय सेइंग कि आई विल ट्राई टू एक्वायर कस्टमर ऑन माय वेबसाइट। मेरे डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे मैं बनाऊंगा, बाकी सब मार्केट प्लेस पे बना रहे थे और ऑफलाइन पे बना रहे थे, बट आई सेड मैं अपने वेबसाइट पे बनाऊंगा। एंड उस डिफरेंशिएशन के साथ, विद द डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एक्सेट्रा, आई स्टार्टेड माय जर्नी। उस जर्नी में कोविड आया 2020। आई सॉ कि मतलब
24 या 25 मार्च को हमारी फंडिंग क्लोज होने वाली थी 2020 में, एंड 21 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, एंड जो फंडिंग दे रहे थे ऑब्वियसली दे बैकड आउट, क्योंकि बाय लॉ अनसर्टेनिटी आ गई ना। एंड सर बाय लॉ आई कुड नॉट सेल बिकॉज आई वाज अ नॉन एसेंशियल गुड, तो रेवेन्यू तो जीरो हो गया। एंड आई सॉ दैट फेज, वो फेज देखा, वो फेज के बाहर कैसे निकल के अपॉर्चुनिटी ढूंढी उसमें, कि बोले अभी मैं इस दुविधा में हूं, तो देयर आर अदर स्टार्टअप्स आल्सो इन दिस दुविधा। तो मैंने मेरी एक पहली एक्विजिशन करी कंटेंट कंपनी की, बिना कोई पैसे के, ना मेरे बैंक में पैसे थे ना उनके बैंक में पैसे थे, बट स्टॉक स्वैप में हमने कर लिया एक्विजिशन, एंड उससे मेरी कंटेंट टू कॉमर्स जर्नी शुरू हुई। दैट वाज द एक्विजिशन ऑफ पॉपएक्सो, एंड वो नंबर उससे जो, क्योंकि माईग्लैम आई वाज द ओनली गाय जो डीटीसी पे फोकस था, अपने वेबसाइट पे था, एंड कंटेंट टू कॉमर्स तब चलता है जब आप ट्रांजैक्शन ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला रहे हो। आई वाज ऑलरेडी बिल्ट आउट टू लेवरेज कंटेंट टू कॉमर्स। तो पॉपएक्सो का जो ट्रैफिक, पॉपएक्सो होता था वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफस्टाइल कंटेंट प्लेटफॉर्म फॉर विमेन इन इंडिया। उस टाइम आई थिंक कुछ 100 मिलियन मंथली एक्टिव या 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर होते थे पॉपएक्सो के अक्रॉस द सोशल मीडिया हैंडल्स एक्सेट्रा। हम वो ट्रैफिक को माईग्लैम की वेबसाइट पे लाना शुरू करें, एंड उसके साथ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की, हमने अपनी प्राइसिंग एकदम कम कर दी, क्योंकि पॉपएक्सो की ऑडियंस टियर 2 टियर 3 की थी। मेरे नंबर्स ऐसा रॉकेट शिप जैसे चले गए, नंबर्स रॉकेट शिप चले गए, एंड उसी टाइम, दिस वाज एंड ऑफ 2020 अर्ली 21, दुनिया के कैपिटल मार्केट सब खुल गए थे। सारी गवर्नमेंट्स पैसा छाप रही थी, यूएस का गवर्नमेंट पैसा छाप रही थी, पैसा बांट रही थी, इंटरेस्ट रेट सब नीचे गिर गए थे, तो कैपिटल वाज फ्रीली अवेलेबल, एंड विद द कैपिटल बीइंग अवेलेबल आई हैड सम फॉर्म ऑफ अ सक्सेस स्टोरी विद माय कंटेंट टू कॉमर्स बिटवीन पॉपएक्सो एंड माईग्लैम, एंड वहां पर मैं डबल डाउन कर सका। एंड मैंने बैक टू बैक उस साल में, इन अ पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स, मैंने अप्रोक्सीमेटली 10-11 एक्विजिशंस करी, 4 बैक टू बैक फंड रेजेस करे। मैंने शुरुआत करी 2021 की एज माईग्लैम प्लस पॉपएक्सो, $100 million वैल्यूएशन। आई एंडेड 2021 एज गुडग्लैम ग्रुप, इन विच वी हैड 11 कंपनीज एंड $1.2 billion वैल्यू। मतलब बेसिकली अगर मैं करूँ 9 महीने के अंदर अंदर आपकी वैल्यूएशन 12x हो गई लगभग ना, प्रीटी मच 100 मिलियन से मतलब अपना उस, अगर मैं आज के रुपए से कैलकुलेट करता हूँ, मान लो मैं 100 रुपीज का एग्जांपल लेता हूँ, तो 1000 करोड़ की कंपनी थी, वो 9 महीने के अंदर अंदर हो गई 12,000 करोड़ की कंपनी। एब्सोल्युटली, दैट्स इट। बिल्कुल। और रेवेन्यू आपका कैसे उस समय था? ये इंटरेस्टिंग चीज थी उस समय। अगर मैं देखूं एफआई, उस साल में रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं था। एफआई 23 ये था, दिस वुड हैव बीन द ईयर, अगर 2021 में देखूं तो दैट बिकम्स अप्रैल 21 टू मार्च 22। तो उस साल में मेरी रेवेन्यू, एंड उसके पहले के साल में मेरी रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़। तो एफआई 21 में रेवेन्यू थी 50 करोड़, एफआई 22 में रेवेन्यू पहुंच गई थी 200 करोड़, 200 या 220 करोड़, यानी रुपए। 4x हो गई थी। बट एफआई 23 में मेरी रेवेन्यू हुई थी 640 करोड़। तो मेरी जो प्राइसिंग मुझे मिल रही थी वैल्यूएशन की, वो एफआई 23 के रेवेन्यू पे मिल रही थी, राइट, एंड होपफुली बियॉन्ड आल्सो वो ग्रोथ के लिए। तो यहाँ तक तो स्टोरी ग्रेट है। तो ये यहाँ तक तो भाई ये कि कौन सी कंपनी आ गई 50 करोड़ से 650 पहुंच गई, 12 गुना पहुंच गई, यूनिकॉर्न बन गई, 5 साल में हो गया। एक जो टर्म आपने मुझे यूज किया था उस समय करते थे, डिजिटल यूनिलीवर बन रही है, कि उस समय हर आदमी का एक ब्रांड होता था, आपकी हाउस ऑफ ब्रांड काइंड ऑफ फैक्ट्री खड़ी कर दी, फिर 11 ब्रांड है सब हमारे, और अब तो और ओपन फॉर एक्विजिशन है। तो वो अपने आप में यूनिक स्टोरी तो थी, वो थी सर। एंड दूसरी चीज, यूनिलीवर की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी ऑफलाइन में थी, मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटली बना रहा था। इसीलिए मैंने वो सारे कंटेंट कंपनीज खरीदे थे, इसलिए मैंने वो इन्फ्लुएंसर कंपनीज खरीदे थे। मैंने कहा जो यूनिलीवर की स्ट्रेंथ ऑफलाइन में, वो मेरी स्ट्रेंथ ऑनलाइन होगी। तो वो विजन था। अभी इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर, अगर आप मेरी प्लेबुक देखेंगे, ये कैसे वैल्यूएशन बढ़ी, क्यों बढ़ी वैल्यूएशन? 100 से 1.2 एक झटके में नहीं हुई, 100 से 250 हुई, 250 से 550 हुई, 550 से 750 हुई, 750 से 1.2 हुई। बट ये सब हुआ इन लिटरली 6 मंथ्स। कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ कि मैं क्या कर रहा था कि मैंने रियलाइज किया कि एक तो मेरी कंटेंट टू कॉमर्स स्टोरी क्लिक हो रही है, क्योंकि माय नंबर्स वर रियली गोइंग वेरी वेरी वेल। तो ये हाइपोथेसिस वाज प्लेइंग आउट। तो जब मैं क्या करता था, एंड आई सॉ कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट हैड बिकम क्रेजी। जिन्होंने मुझे ना बोला था 6 महीना पहले, 12 महीना पहले, 18 महीना पहले, सब बोल रहे थे कि उस साल इंडिया में 42 यूनिकॉर्न्स मतलब उसी साल हाईएस्ट एवर था वो, क्योंकि पैसा फ्रीली अवेलेबल था ना। अब तो उसके बाद टोटल नहीं बने 42। अग्रीड। एंड कब नेक्स्ट वेव आएगा भगवान जाने, राइट। वो दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स आर रियली रेयर इन हिस्ट्री। मेरी प्लेबुक थी कि मैंने अभी मेरी वैल्यूएशन सेट हो गई है, मैंने एक टारगेट ढूंढा एक्विजिशन का। बिफोर आई क्लोज दैट एक्विजिशन, वो टर्म शीट साइन करके मैं अगले इन्वेस्टर के पास गया। ऐसे देख भाई, ये अभी एक्विजिशन आ रही है, तो मेरी रेवेन्यू अभी डबल होगी या 50% इंक्रीज होगी, तो आप मुझे आगे के वैल्यूएशन पे दे दो। एंड देन दे वुड अग्री। जैसे ही वो राउंड क्लोज भी नहीं होता,
मैंने नेक्स्ट ऑडिट टारगेट आइडेंटिफाई कर दिया था। 3 कंपनी और आ रही है, इनका भी टोटल हाँ, इनका भी कर लो, इनका भी, तो वो बैक टू बैक करता गया। अब दिसंबर 2021 में उस मोमेंटम में जो मैं था, उस टाइम पे आई शुड हैव रियलाइज्ड कि व्हेन टू स्टॉप। आई ट्राइड टू डू माय बिगेस्ट एक्विजिशन आफ्टर दैट। दिसंबर 21 में सीरीज डी का पैसा अंदर आया भी नहीं था, एंड आई हैड ऑलरेडी साइंड अ टर्म शीट टू बाय अ कंपनी फॉर 3000 करोड़ रुपीस, एंड मुझे सामने टर्म शीट मिल गई थी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए एज वेल, जहां पे मेरी वैल्यूएशन भी 2 बिलियन के ऊपर हो रही थी। तो वो सेम प्लेबुक चल रहा था जो 100 से 1.2 इधर से आ रहा है, ठीक है। बट फिर दो चीज चेंज हुई। जब मेरी प्लेबुक पहले चल रही थी, उस टाइम पे तो मैं कंपनियां खरीद रहा था। इस बार तो कंपनी खरीद ली थी भाई, अभी इन्हें चलाना भी है, इंटीग्रेट करना है। इतनी सारी कंपनी, इतने सारे कल्चर, इतने सारे फाउंडर, इतने सारे न्यू एम्प्लॉइज। सेकंड, पूरा मार्केट का माहौल बदल गया, ट्विस्ट हो गया। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया फरवरी में, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। एंड 2022 में is where I would say one of my first big mistakes happened, which was कि मैं उस नए acquisition को pursue करते गया 9 महीना, instead of focusing on building what I had bought। वहां पर मेरा पूरा जो foundation fragile हो गया, क्योंकि मैं problems पे focus ही नहीं कर पा रहा था। I was focusing more on the acquisition, the next 2 billion, right? जबकि ये 11 कंपनी जो खरीदी वो भी तो स्टार्टअप थे, they all came with their own problems। तो मेरे problems 11x बढ़ गए थे। ऐसे थोड़ी था कि मैं यूनिलीवर था कि बेसिकली एक होता है ना, मैं कंपनी चलाने से ज्यादा फंड रेजिंग पे ध्यान था कि यार और आ जाए, ये भी ले लेते हैं, ये आ जाता है, 3,000 करोड़ की कंपनी खरीद लेंगे तो ये 2 बिलियन आ जाएगा, 2 बिलियन आएगा तो फिर एक 7,000 की और खरीद लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अभी एब्सोल्युटली 11 चीजें चल तो रही है भाई। मेरे पास एक कंपनी 100 करोड़ का है, मैंने एक कंपनी खरीदी 50 करोड़ की, उसको दिखा के मुझे मिल गई 300 करोड़ की वैल्यूएशन। फिर मैंने कहा ये ले भाई देख, ये जिनके 200 कंपनी अब मिल गई 1000 की वैल्यूएशन। तो अगर ये चीज चल रही है तो फिर आगे क्या, तो चल रही है तो चल लो, इसमें दिक्कत ही क्या है भाई? सक्सेस का प्रूफ होता है ना, आपके पास तो प्रूफ है, 11 बार आई वॉन, तो व्हाई नॉट 12 टाइम्स? पर वो वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक। हिंडसाइट में पता चलता है। वो पहला मिस्टेक हो गया सर। दूसरी मिस्टेक बैलेंस शीट के लिए, एंड सर आप सीए तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे जो मैंने बैलेंस शीट पे मिस्टेक करी। तो ये 2022 में मेरी पीएनएल पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं ग्रोथ पे ही करता गया, पैसा बर्न करते गया, इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस नहीं करी। आई शुड हैव बीन फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी, इंस्टेड आई हायर्ड 1200 पीपल मोर, कि भैया आई वाज ट्राइंग टू थ्रो पीपल एट प्रॉब्लम्स रादर देन मी गोइंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई वाज फोकस्ड एक्विजिशन करने पे, राइट। दूसरी था बैलेंस शीट में जो मैंने कंपनियां खरीदी वो मैंने 100% आउटराइट नहीं खरीदी। मैं आई बॉट देम 51%, 60%, 55%, एंड बैलेंस मुझे 2024 में खरीदना पड़ रहा था। एंड एट द 2024 का रेवेन्यू, अब मैंने ही पैसा डाला है कंपनी में उसका रेवेन्यू 3x करने के लिए, 200 से 650 करोड़, मतलब इन सब कंपनी का भी रेवेन्यू 3x हो गया ना, एंड मैं ही उसका भी 3x प्राइस दे रहा हूं, तो वो प्राइस इज मोर देन व्हाट आई पेड टू गेट मेजॉरिटी। तो ये आगे लाइबिलिटी 2024 में। जैसे मैं फाउंडर हूँ, आपने मुझे कहा कि राहुल जी आपकी कंपनी की आज वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए, मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ, मैं आज आपका प्रॉफिट, आज आपका मान लो रेवेन्यू मात्र 20 करोड़ का रेवेन्यू है, मैं आपको 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे खरीद रहा हूँ, ये लो 51% के 51 करोड़, और अब 3 साल बाद जो रेवेन्यू होगा उस पे मैं आपसे बाकी का 49 ले लूंगा। तो राहुल जी सोचेंगे अभी 50 करोड़ से काम करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं और रेवेन्यू लेके आते हैं। आप ही के 51 करोड़ से मैं 51 करोड़ मार्केटिंग में डाल के 150 करोड़ करूंगा, और 150 करोड़ लेके आपके पास, हाँ भाई साहब 150 का 5 गुना 750 और 49 के हिसाब से 375 दे दो, यानी आप अपनी ही चीज के पैसे खुद ही महंगी गिरवा रहे हो। टेक्निकली ये हुआ। एब्सोल्युटली सर। एंड इसमें अगर मैंने फॉर्मूला में एबिटा डाल दिया होता तो शायद आउटकम अलग होता, क्योंकि मैंने मुझे प्रॉफिट लगे दो ना, मुझे एबिटा लगे, मैंने फॉर्मूला में टॉप लाइन रखी सिर्फ। बट सर आप समझिए मेरा भी तो उसी तरह से चल रहा था, जो मेरे साथ हो रहा था तो आगे कर रहा था, बात कर रहा था, करेक्ट। तो मैंने ये कभी फैक्टर नहीं किया, ये हर एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए, टाइम बदलता है। ये मैंने फैक्टर नहीं किया कि अरे मेरे को तो लगा पैसा तो मुझे लोग इतने सब इन्वेस्टर्स की लाइन लगी, पैसा तो कभी भी मिल जाएगा जब चाहिए मुझे पैसा, राइट। तो आई डिडंट रियलाइज कि वक्त बदल सकता है, एंड वो हुआ वॉर के बाद। अच्छा, दूसरी मैंने मिस्टेक करी कि मैंने डेट ले लिया। डेट की जरूरत ही नहीं थी, मुझे इक्विटी डाइल्यूशन कम करनी थी, तो इसीलिए मैंने डेट ले लिया। बट मुझे इक्विटी मिल रही थी 2021 में, बट मैंने डेट ले लिया, लाइक इट वाज नॉट नीडेड एट ऑल। तो वो दोनों आइटम बैलेंस शीट पे 2024 में आए टू रीपे। अब क्या हुआ, 2023 में पीएनएल करेक्ट करना शुरू किया मैंने। 2022 तो आई वाज बिजी विद दिस, 2023 में फिर आप ओ माय गॉड वी नीड टू कट कॉस्ट ड्रामेटिकली, अभी हमें प्रॉफिटेबल बनना है। जैसे आप पीएनएल करेक्ट करना शुरू करते हैं, आपकी ग्रोथ तो डाउन। अच्छा, फंडिंग विंटर चल रही है, ग्रोथ डाउन है, लाइबिलिटी आ गई 2024 में, तो आपको फंडिंग कौन देगा फिर?
एंड दैट्स वेयर देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड. सो अगर आप जर्नी देखें जो स्केल की, पहले तो नॉर्मल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, फिर एक मोमेंट आया, एक टिपिंग पॉइंट आया, वो टिपिंग पॉइंट रिकॉग्नाइज करके डबल डाउन ट्रिपल डाउन करते करते करते, बट वहां पर डिडंट रियलाइज व्हेन टू स्टॉप, डिडंट रियलाइज व्हेन टू कंसोलिडेट, एंड वहां से मिस्टेक स्टार्टेड क्रिएटिंग द डाउनफॉल. अब क्या होता है सर, जितनी बड़ी आपकी कंपनी बन गई है एंड फिर आपका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, उतना ही बड़ा आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है. अगर आप छोटे होते हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे आपको, बट जब आप एकदम बड़े हो जाते हो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है, देयर वेरी फ्यू पीपल हु कैन सॉल्व इट आल्सो, बिकॉज़ कैपेसिटी भी उतनी होती है. सो इट वाज एन incredibly difficult time and experience, but then I saw it, and when I saw that and went through all of that is when I realized कि अब मैं जो करूंगा, अभी इतना मैंने देख लिया है लाइफ में, both regular time, success time, failure like nobody else. I saw scale like very few people saw. I also saw failure like even fewer people have seen. Correct, from that scale down. भाई जितना आपने रेस किया उतना शायद बहुत कम लोगों के, मतलब आपने कितना रेस किया होगा 4 राउंड में से? Sir, we have raised I think 1500 crore रुपए plus absolutely, and जितनी वैल्यूएशन पे 120 ही तो यूनिकॉर्न बने इंडिया में आज तक. हाँ, Right, and to see failure from there is very very hard, and but the learning, sir, when you fail and when you see that learning is a different type of learning. वो ये बात तो सही सर, बिकॉज यू कैन से कि सक्सेस वाले उसने एक लर्निंग सक्सेस की, एक लर्निंग फेलियर की है. सक्सेस वाले की लर्निंग आधी है, फेलियर उसको बीच बीच में थोड़ी बहुत आती है, तभी वो देख पाता है. वन साइडेड सक्सेस में तो वो आती ही नहीं चीज. Sir, it's a very, and it failure teaches you things about yourself you didn't even know. It is different, and वही मैंने वो सब लेके फिर डिसाइड किया कि अब मैं जो बनाऊंगा it will be based on helping others build also. Very similar to जो आप करते हैं Rahul. So that's how co-founder circle is born. तो सर की कहानी सबने सुन ली है कि सर डिड, मतलब जो आप सोचो 120 यूनिकॉर्न इंडिया में थे, उनमें से एक ने सर बनाया, तो सर करोड़ों में एक हुए. 140 करोड़ के देश में 120 यूनिकॉर्न थे, उसमें से सर ने एक बनाया. 1500 करोड़ रुपए अगर आप गिन के देखेंगे तो इंडिया में 100 आदमी भी नहीं होंगे जिन्होंने 1500 करोड़ या उससे ज्यादा रेस किए होंगे, उससे कम ही रेस किया होगा. सो यार amongst the स्टार्टअप फील्ड के टॉप 100 लोगों में से एक से बात कर रहे हैं, और सर बहुत सारे डाउट है, और इस इंडस्ट्री वाले भी हैं और जनरल भी है, बात करते हैं एक करके. सबसे पहला डाउट है, एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत कमाई है. लोग ऐसा जानते हैं कि भैया देखो ये लिपस्टिक 1000 रुपए की लिपस्टिक है, पर ये तो 150 रुपए की बनती है, 850 रुपए कमाई है, तो इसमें अंधा पैसा है. अगर हम कोई भी ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर लेंगे तो हम तो माला माल हो जाएंगे. कितना सही कितना गलत, मिथ और ट्रुथ? सर ये है सबसे बड़ा मिथ, एंड आई विल टेल यू क्यों. मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप बताइए इंडिया में कितने ब्यूटी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हैं? 100 करोड़ भी कमा के 200 के लेवल पे भी पहुंच के, 400 के लेवल भी पहुंच के, गिन चुन के एक या दो. मामा अर्थ प्रॉफिटेबल हुआ राइट आफ्टर इट्स आईपीओ, आई थिंक एट द टाइम ऑफ इट्स आईपीओ. कितना बड़े लेवल पे पहुंच के 1400-1500 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच के फिर जाके प्रॉफिटेबल हुआ. अगर आप कोई भी हमारे ब्रांड्स देख ले, एक सिर्फ प्लम है जिसने भी प्रॉफिट रिपोर्ट करी है, अदरवाइज आप जितने भी ब्रांड देखे, दे आर ऑल लूजिंग मनी. व्हाई? इफ ये सबको, जैसे आपने कहा कि ग्रॉस मार्जिन ब्यूटी में इट इज लाइक अ SaaS सॉफ्टवेयर मार्जिन. हाँ, SaaS सॉफ्टवेयर में 85% आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, इसमें भी आप 85% ग्रॉस मार्जिन कमा सकते हो आराम से. तो कहाँ जाता है पैसा? मनी गोज इन 2 or 3 प्लेसेस. सबसे बड़ा पैसा जाता है मार्केटिंग में. वहीं अगर आप देखो, अगर आज आप लॉरियल को भी देखो ग्लोबली, जो आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, लॉरियल भी आज की तारीख में 32% ऑफ इट्स रेवेन्यू मार्केटिंग में स्पेंड करता है. 32% ऑफ इट्स रेवेन्यू. हम यहाँ पे जब नया डीटीसी ब्रांड चालू करते हैं, लोग 50% मार्केटिंग स्पेंड पे शुरू करते हैं. ठीक है, जब मामा अर्थ लिस्टिंग पे आसपास गया था तभी वो 40 या 41% पे था. मूविंग टुवर्ड्स टुडे ही इज एट 32%. तब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी निकली है. बट वही अगर आप इमामी को देखें, वो आज 17-18% में है. अगर आप HUL टोटल देखें, HUL को जिसमें ब्यूटी भी अदर भी, 10%. सर तो यहाँ पर मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी वन ऑफ योर बिगेस्ट किलर्स इन ब्यूटी. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ये हो गया. सर सेकंड, एटलीस्ट अगर आप मेकअप कैटेगरी में देखें तो वर्किंग कैपिटल, और अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल. अभी रिसेंटली जितने भी आपने, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द ब्यूटी स्टार्टअप्स, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आए हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑफलाइन. ऑफलाइन में माल गया लेकिन माल आगे गया नहीं, फिर आपको स्टॉक वापस लेना पड़ता है, वो आपका वर्किंग कैपिटल अटक जाता है, फिर पहले बैलेंस शीट पे पड़ा है, फिर इवेंचुअली P&L पे आता ही आता है. आई वेंट थ्रू दैट एट माय लैब, आई वेंट थ्रू दैट एट गुड लैब,
कि वो आप ऑफलाइन में आपने माल रख दिया, आपको हमको रेवेन्यू लगता है माल बिक गया। ये देखो हमने 10 करोड़ का माल दुकान पे छोड़ दिया, वो दुकान पे पड़ा ही है 3 महीने तक। 3 महीने बाद बोलेगा भैया वापस ले जाओ। तो जो हमारी आज सेल थी वो 1 क्वार्टर बाद पता पड़ता है वो तो नहीं थी। नहीं थी। एग्जैक्टली, वो रिसीवेबल आपका लॉस बन जाता है इसी। सेकंड सर, वो 10 करोड़ का माल ऑफलाइन पे रखा, फिर पता है यू एंड अप स्पेंडिंग 5 करोड़ टू ट्राई टू सेल इट। आप प्रमोटर रखते हो, स्कीम चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, सो इट्स अ टफ वन। तो आई वुड से ब्यूटी में द फर्स्ट इज कि ग्रेट ग्रॉस मार्जिन्स, बट योर मार्केटिंग कॉस्ट सेकंड, कैन यू कंट्रोल दैट। फिर आपका वर्किंग कैपिटल, क्या आप वो मैनेज कर सकते हो, राइट। लास्ट थिंग इन ब्यूटी इज सर, यू नो, एक आपका एक प्रोडक्ट क्लिक हो गया, एक आपका क्लिक हो गया, बट आपको फिर रिटेंशन आएगा क्या? कैन यू कंसिस्टेंटली डिलीवर? सो गेटिंग दैट रिपीट कस्टमर, इफ यू गेट हाई डिग्री ऑफ रिपीट्स इन योर ब्यूटी बिजनेस, दैट्स हाउ योर मार्केटिंग कॉस्ट विल आल्सो इवेंचुअली कम डाउन। तो जब एलटीवी बढ़ जाएगा आराम से। एंड सर, क्योंकि वो आज आप नायका का देखो, आई थिंक नायका का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 70%, मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू, दैट नंबर माइट बी इवन हायर, 80% होगा, इज फ्रॉम रिपीट कस्टमर। अगर वो रिपीट कस्टमर नहीं आता है तो देन प्रॉब्लम। रिपीट कस्टमर आल्सो स्पेंड्स मोर सर। नया कस्टमर शायद 500 स्पेंड करेगा, रिपीट 700 स्पेंड करेगा। एंड रिपीट कस्टमर के लिए आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको बस सीआरएम करना है, आपको पेड मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, या पेड मार्केटिंग बहुत कम करोगे आप रिपीट कस्टमर के लिए। सो आपका प्रश्न की ब्यूटी इज easy for everybody to make money, sir, first of all no business is easy for anybody to make money, right? ब्यूटी में अगर आपने क्लियरली एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ढूंढ लिया, एक नीश ढूंढ लिया, अरे ये कोई टैकल नहीं कर रहा, उसके ऊपर आपने एक वेरी क्लियर ब्रांड नैरेटिव बना लिया जो कैन लास्ट फॉर 20 years, कि ये इमोशनल बेनिफिट कैन गेट बिल्ट एंड लास्ट फॉर 20 years, create a very good retention system to get your customers back, and make sure you're managing your marketing cost. So don't try to get vanity metrics कि इतने कस्टमर आए, नहीं, organically try to go करो उसको जितना कर सकते हो, and अपना working capital manage करिए. It is a very good lucrative, you can make a 20% EBITDA business comfortably in 5 to 7 years. अभी तक हुआ नहीं है, बट पीपल आर लर्निंग एंड इट विल हैपन। तो सर कुल मिला के मैं इसको समराइज करूंगी, जो भी बंदा ब्यूटी बिजनेस में काम कर रहा है, करना चाहता है, उसको सिंपल सा मैसेज है, भैया मास में मत जाना, नीश में जाना। सेकंड, मार्केटिंग कॉस्ट का ध्यान रखना, अंधा पैसा मत खर्च करना कि एक बार खर्च कर देते हैं। भाई आदमी क्या सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट तो बढ़िया है, मैं एक बार मार्केटिंग खर्च कर दूंगा, एक बार लॉस में हो गया तो क्या, पहली बार तो लॉस से हो गया तो क्या, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मैं कवर कर लूंगा, और वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम होता नहीं है, तो कवर होता नहीं है। तो आइदर मार्केटिंग कॉस्ट को कंट्रोल रखो, और यहाँ पे अगर फैल रहे हो तो फिर ये इंश्योर करो कि कैसे न कैसे वो रिपीट आए। बिकॉज अगर ये 3 चीज कंट्रोल में है, नीश है, मार्केटिंग है और रिटेंशन है, तो तुम्हारे ब्यूटी ब्रांड प्रॉफिटेबल है। इन तीनों में से एक भी चीज पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये बिजनेस FHR कितना ही मार्जिन देखेगा। Absolutely. कंक्लूजन। अब सेकंड में आता है, तो ये ब्यूटी वालों को जो था ना बहुत सस्ता कर लेते हैं, तो सुन लो साहब कैसे होता है। अब सेकंड आता है, लोगों को लगता है सेकंड बिजनेस मार्केट प्लेस बहुत आसान है। सर मार्केट प्लेस तो रोल भाई कुछ है ही नहीं। देखो हम जो देखो उबर है, उबर ने क्या किया, इधर से ड्राइवर ले लिए, इधर से कस्टमर ले लिए और बैठ के दोनों कमीशन खा रहा है। अमेजन में क्या है, इधर से दुकानदार है, इधर से कस्टमर है, बैठ के कमीशन खा रहा है। जोमेटो में क्या है, इधर से ये आगे, इधर से आगे। तो कोई भी एक चीज पकड़ना, एक ऐप बनाना, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे, और तुमको दोनों पैसा देके जाएंगे। क्या मस्त चीज है। तो एकदम कितना मस्त प्लान है ये, आप मुझे बताओ कि मार्केटिंग प्लेस बनाना कितना आसान है। सर मार्केट प्लेस बनाना इज मोर डिफिकल्ट देन ब्यूटी ब्रांड बनाना, ओके, इन माय ओपिनियन। एंड मार्केट प्लेस की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट प्लेस इज नॉट अ लिस्टिंग बिजनेस, ये लिस्टिंग बिजनेस नहीं है। मार्केट प्लेस एट इट्स कोर इज अ सप्लाई चेन बिजनेस। चाहे आप उसको सर्विस मार्केट प्लेस कर लो एज अ अर्बन कंपनी, चाहे आप उसको प्रोडक्ट मार्केट प्लेस कर लो एज अ नायका, बट मार्केट प्लेस इज सप्लाई चेन बिजनेस, एंड विद द सप्लाई चेन यू आर देन इंश्योरिंग सप्लाई कंसिस्टेंसी, ऑन द अदर साइड इंश्योरिंग देयर इज डिमांड कंसिस्टेंसी। अब मैं इसको ब्रेक करता हूं सर। अच्छा, मार्केट प्लेस अगर आप इंडिया में देखो, द वर्टिकल मार्केट प्लेसेस, एंड वर्टिकल मतलब कि मैं एक कैटेगरी ही बेचता हूं, जैसे ब्यूटी नायका, जैसे फर्स्ट क्राई बच्चों, जैसे अर्बन कंपनी सर्विसेज कि एट होम सर्विसेज, ठीक है। वर्टिकल मार्केट प्लेसेस इन इंडिया, या मिंत्रा ले लो कपड़ों, आर द ओनली वंस हु हैव मेड मनी, आर प्रॉफिटेबल। सर फ्लिपकार्ट हमारे देश का सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है, करेक्ट? कितने साल हो गए उसे। बट अगर आप अमेज़न को कितने साल लग गए अपना पहला प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने को यूएस में, राइट? उबर टुक
14-15 years for its profitability. But in India, vertical marketplaces have become profitable, which is very interesting. ऐसा वर्ल्ड में I have not seen in too many places. तो पहली बार अगर आप मार्केटप्लेस सोच रहे हो, try to pick a vertical which has not been chosen as yet. जैसे अभी पेट का वर्टिकल काफी पॉपुलर हो रहा है. पेट के वर्टिकल मार्केटप्लेसेस आर कमिंग अप. So choose a vertical. That's one. Second is, it's not about listing. Listing तो is the easiest thing. और अब AI के साथ तो आपका लिस्टिंग भी वो क्लाउड ही आपको गूगल मैप से पूरा स्क्रैप कर देगा डेटा, वो ऊपर पॉपुलेट भी कर देगा, वो आपका वेबसाइट भी बना देगा. तो इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. इट इज टू मैनेज द सप्लाई चेन एंड दैट कंसिस्टेंसी देयर. अगर आप अर्बन कंपनी की बात करो, अर्बन कंपनी में, एंड मैं ये बिजनेस जानता हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि माइग्लैम की शुरुआत हुई थी एज एट होम ब्यूटी सर्विसेज, एंड उस टाइम पे अर्बन कंपनीज टू बी अर्बन क्लैप, एंड वो भी करते थे. मैं क्या नहीं सॉल्व कर पाया, व्हाट आई कुड नॉट सॉल्व वाज कि हाउ डू आई इंश्योर कि वो कस्टमर एंड द आर्टिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म काम नहीं करे, डिसइंटरमीडिएशन नहीं करे. राइट, मैंने तो क्या करके अक्वायर कर दिया कस्टमर को, एंड आर्टिस्ट और कस्टमर में नंबर एक्सचेंज कर दिया. एंड दिस इज वेरी हैव टू गिव क्रेडिट टू अभिराज. आई थिंक अभिराज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर कंट्री. द वे ही सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एक एक करके, वेदर ही सॉल्व्ड इट बाय क्रिएटिंग सच अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस. वो किट्स बनाता था, अगर वो आपके घर पे सर्विस कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो अर्बन कंपनी किट बनाता था. तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर को बाहर कहीं नहीं मिलेगा. तो क्या होता है, कस्टमर ऑल्सो गेट्स यूज्ड टू के विद द सर्विस में ये प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है, एंड वो प्रोडक्ट से देन ही कैन कंट्रोल कि कितने प्रोडक्ट गए तो ये यहीं से आपको मिलेगा. तो वन बाय वन ही टैकल्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स. देन ही मेड द एक्सपीरियंस फॉर द जो काम करते हैं, जो आर्टिस्ट एस्थेटिशियंस काम करते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस, whether it was everything that you had to create for them to make it easy, workflow easy हो जाए, उनको enough पैसा मिले, whether it is a salary plus a commission, he kept tackling every problem till he solved it. नहीं तो सर आप बताइए मुझे, ये अपने देश में सर आपके घर पे अगर कोई आया एंड आपको सर्विस अच्छी लगी, आप बोलोगे यार चल नेक्स्ट टाइम मैं आ जाता हूँ, वो भी बोलेगा हाँ सर मैं आपको 20% कम में कर दूंगा, आप तो करोगे ही करोगे. सभी सर ऊबर में बैठते ही पता है भाई साहब कितना दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, कैंसिल कर दो, 180 दे देते हैं. आज कहता कर दी करनी. एब्सोल्युटली ऐसा होता है, ये होता ही है. तो आपको फिर ये प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करना पड़ेगा कि आप इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो कि दोनों साइड पे इंसेंटिव टू एक्चुअली गो आउटसाइड द सिस्टम रिड्यूसेस ड्रामेटिकली. फिर होता है बट कम होगा. राइट, तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय इंश्योरिंग द सप्लाई चेन इज परफेक्ट. बेसिकली जो आपने एकदम कहा कि भाई लिस्टिंग से नहीं बनता मार्केट प्लेस की, इसको लिस्ट कर दो, प्लेस बन गया. कि लिस्ट करना और ऐप बनाना मार्केट प्लेस बिजनेस नहीं है. मार्केट प्लेस है कि तुमने जो लिस्ट किया वो उनको ऐसी सर्विस इंश्योर करो कि वो भी रहे, ऐसी सर्विस इंश्योर करो कि ये भी रहे, और एकदम फ्रिक्शनलेस काम होना चाहिए. एब्सोल्युटली, अगर ये चीज आप कर पा रहे हो तो आप मार्केट प्लेस बन पा रहे हो, अदरवाइज सिर्फ लिस्ट करने से कुछ नहीं हो रहा. 100%. अब आते हैं सर एक तीसरे मिथ पे, स्टार्टअप वाले एंगल पे. स्टार्टअप कहते हैं भाई साहब, एक तो आइडिया था कि ब्यूटी वाला काम कर लो क्योंकि बहुत मार्जिन है, आपने बता दिया क्या है उसमें, मार्केट प्लेस कर लो बहुत इजी है. तीसरा है बोले आइडिया की जरूरत ही नहीं, वी डोंट नीड आइडिया. जो भी चीज वेस्ट में अच्छा चल कर रही हो, अमेरिका में, कनाडा में, इधर में उधर में, वहां से उठाने का, इंडिया लेके आने का. और कई एग्जांपल है कि भाई देखो अमेजन अच्छा कर रहा था, उसको देख के फ्लिपकार्ट आ गया ना, उबर को देख के देखो ओला आ गया ना, उसको देख के वो आ गया ना, तो ऐसे ही होता है तो हम भी कर लेंगे. तो ये कितना प्रैक्टिकल मिथ या ट्रुथ है? सर ये कहूंगा मैं इसमें ना, ये मिथ हाफ ट्रुथ है. ठीक है, ठीक है, ये मिथ पूरा मिथ नहीं है और ये ट्रुथ पूरा ट्रुथ नहीं है. ठीक है, ये मिथ एक हाफ ट्रुथ है. ये क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि क्या है कि आप उस मार्केट से डेफिनेटली प्रॉब्लम कॉपी कर सकते हो बट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट आपको आपके लोकल मार्केट के लिए ही बनाना पड़ेगा. राइट, कि जैसे क्योंकि आपके लोकल मार्केट में कस्टमर का एक्सपेक्टेशन अलग है, कस्टमर की आदतें अलग है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर आपके यूनिट इकोनॉमिक्स इस मार्केट में यूएस मार्केट से कंप्लीटली डिफरेंट है. आपको एक दो एग्जांपल देता हूं मैं भी. इंडिया में शिपिंग कॉस्ट 70 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, ये रेंज है शिपिंग कॉस्ट का. हम लोग ने तो माइग्ला में शिपिंग कॉस्ट को 30 रुपए के अंडर ले आए थे. ठीक है, व्हाट इज 30 रुपीज, 3 सेंट, 30 सेंट्स, करेक्ट. यूएस में शिपिंग कॉस्ट है $10 से $12 है. तो अभी आप मुझे बताइए कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर कैसे बैठेगा? यहाँ पर तो एओवी आपका $10 से $12 पड़ेगा, वहां पर तो शिपिंग कॉस्ट होता है. सो यूनिट इकोनॉमिक्स चेंजेस एवरीथिंग इन दीज मार्केट्स. एंड आपको पेइंग कैपेसिटी बहुत फर्क पड़ता है. पूरी एब्सोल्युटली. एंड अच्छा ये देखिए, अभी जैसे
हम कह रहे हैं वहां से आइडिया कॉपी, हमारे हमारे इंडिया ने क्या किया जो पूरी वर्ल्ड ने नहीं किया सर, क्विक कॉमर्स, बैठे बैठे 10 मिनट में कुछ भी मिल जाए हमें, राइट? ये तो कहाँ कहाँ वर्ल्ड में, मतलब अभी ये वो लोग कॉपी नहीं कर सकते सर, वहां पे मैन पावर कॉस्ट इज सो हाई दैट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू गेट समथिंग इन 10 मिनट्स, द नंबर ऑफ पीपल नीडेड, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क ओवर देयर. सो यू कैन नॉट, आप यू कैन ट्राई टू ट्रांसलेट प्रॉब्लम्स फॉर श्योर, कि जैसे उबर और उबर ओला यहाँ पर जो किया, वहां पर उबर था, यहाँ पर वो ब्रोकन सिस्टम था. व्हाट वाज द सर, जब आप आइडिया ढूंढ रहे हो ना, आप आइडिया मत ढूंढिए, वो आप ढूंढिए कि वहां पर फ्रैक्चर क्या, टूटा क्या, एंड उसको आप, तो वो टूटने का पॉइंट समटाइम्स कैन बी सिमिलर ओवर देयर एंड हियर, और उसको जोड़ोगे कैसे यहाँ, वो वहां अलग है, यहाँ अलग है. तो आप फिर उसको आइडिया को लोकलाइज करिए, लोकलाइज करके लोकल यूनिट इकोनॉमिक्स में बनाइए, एंड डेफिनेटली कीप लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स ओवर देयर and businesses that have been built on problems from there, and then see how that problem can be solved. If the problem exists here, how it can be solved in our local conditions. मतलब प्रॉब्लम वहां से कॉपी हो सकती है, वहां का एग्जीक्यूशन से इंस्पायर किया जा सकता है, पर यहाँ का काम आपको यहाँ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा. Absolutely. सर, इंडियन और यूएस मार्केट में वैसे आपने शिपिंग कॉस्ट का डिफरेंस दिखाया, और कोई डिफरेंस आप मेजर नोटिस कर सके? इंडिया में यूएस में बहुत बड़ा डिफरेंस है. सर डिफरेंसेस बहुत हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल. अभी अगर डिफरेंस कहा हो, आपने अभी एक बात कही सर, पेइंग पावर बहुत ही अलग है. यहाँ पर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, वहां पर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है वहां पर. उसके कारण पूरा आपका यूनिट इकोनॉमिक्स ही चेंज हो जाता है. बट बहुत क्या इंटरेस्टिंग क्या है सर, कि जो ट्रेंड्स हैं, कि वहां पर जो कस्टमर्स चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, द टाइम पीरियड इन विच इट इज अडेप्टिंग हियर इज बिकमिंग मच शॉर्टर. तो पहले होता था कि अगर यूएस में कुछ चल गया तो वो इंडिया में 5 साल बाद आएगा, वो 1 साल में आ रहा है, 1.5 साल में आ रहा है. क्योंकि कस्टमर अभी सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आ गया, सब देख, तो सब देख रहा है. अच्छा वहां ये चल रहा है, चलो हम भी कर लें, He wants it now. Absolutely. तो इसीलिए I would say कि the customer expectations are converging. They are becoming more and more similar. और सर एक और चीज है, जो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है ना, वो भी बहुत सारे ऐसे इंडिया के एंटरप्रेन्योर है जो यूएस आते जाते रहते हैं, साल में 2 चक्कर लगे हुए हैं, कोई फ्रेंड रहता है वहां पे, पढ़ाई की थी, वहां पे जॉब की थी, तो उनको आइडिया है उस मार्केट में मोटा मोटी क्या चल रहा होता है, वो यहाँ बैठे यार ये चल रहा है, ये यहाँ करके देखेगा, तो वो गैप भी काफी कम हो गया. Correct. Absolutely. सर नाउ कम टू द नेक्स्ट मिथ या ट्रुथ आप बताएंगे, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट अपने ब्यूटी वाले में भी है कि भाई कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, किसी से बनवा लेंगे, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट. मेन गेम है मार्केटिंग का. अगर आपको ब्रांड बनाना आता है, आपकी पैकिंग अच्छी है, आपकी एड चलाना अगर आपको अच्छा आता है, तो भाई साहब तुम गेम हायरिंग इन्फ्लुएंसर अच्छे हायर करते हो, ये सब कर लोगे तो माल बिक जाएगा. इट डज नॉट मैटर. तो आप प्रोडक्ट तो कहीं से कैसा भी कुछ लिया, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाना है मार्केटिंग पे. मिथ या ट्रुथ? सर बिना प्रोडक्ट के देयर इज नो बिजनेस. मार्केटिंग आपको इनिशियल सेल ले आएगी, उसके आगे प्रोडक्ट कहते हैं कुछ है ही नहीं ना, सीधे दे रहे हैं साबुन, ये साबुन दे रहा है, मैं भी साबुन दे दूंगा, नीम वाला दे रहा है, मैं नीम वाला दे दूंगा. आपको आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लगेगा अगर आपको रिटेंशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कस्टमर वापस आए. देखिए सर, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एटलीस्ट इन सम कैटेगरीज, ब्रांड बिल्डिंग में बिना मार्केटिंग के आपका ब्रांड टेक ऑफ ही नहीं करेगा, राइट? तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर आपका प्रोडक्ट जो आपका मार्केटिंग प्रॉमिस है वो डिलीवर नहीं करेगा, तो आपका कस्टमर वापस नहीं आएगा. तो क्वेश्चन टू आस्क इज कि क्वेश्चन इज नॉट कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट क्वेश्चन इज हाउ एफिशिएंटली कैन यू डू द मार्केटिंग. क्या आप अपना मैसेज करोड़ों लोगों के पास पहुंचा सकते हो विद एफिशिएंट मार्केटिंग, रादर देन कुछ कितना भी पैसा आप डाल दो. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. बट सर अगर आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे सुंदर प्रोडक्ट, और किसी ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? तो मार्केटिंग है इंपॉर्टेंट, बट विदाउट अ ग्रेट प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट दैट विल सॉल्व अ जेन्युइन कस्टमर प्रॉब्लम, योर कस्टमर इज नॉट गोइंग टू कम बैक. एंड द बेस्ट मार्केटिंग इज द वन जहां पर आपका प्रोडक्ट ओवर डिलीवर्स ऑन द मार्केटिंग प्रॉमिस. बस वो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर ओवर डिलीवर हो गया, तो देन आपने एक बार मार्केटिंग कर ली, कस्टमर आता रहेगा. अगर मैं इसको कंक्लूजन में कहूं तो मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट और प्रोडक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आप किसी को भी प्लस माइनस नहीं कर सकते कि यार हल्का प्रोडक्ट कर ले, मार्केटिंग में प्रोडक्ट 10% हल्का कर दो, वो 10% मार्केटिंग में ज्यादा करके बैलेंस कर देंगे, ये नहीं हो सकता. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. आप होल ट्रूथ फूड्स देखिए सर, मतलब मैं तो कहूंगा कि ही इज अ मार्केटिंग जीनियस. नाम ही होल ट्रूथ फूड, करेक्ट, द होल ट्रूथ, करेक्ट. अभी वो फूड कैटेगरी में है, राइट सर. मतलब जब मैं नाम सुनता हूं तो ऐसे, अरे मतलब ये प्रोडक्ट सीम्स लाइक इट्स अ ट्रूथफुल प्रोडक्ट, इसमें सच्चाई है,
इस पूरी सच्चाई है, और तो इसका मतलब ये मेरे बदन के लिए अच्छा होगा अगर मैं खा रहा हूँ, कि वो सच्चा प्रोडक्ट खा रहा हूँ। Such a simple marketing genius. And then उन्होंने ट्रांसलेट किया अपने पैकेजिंग पे so beautifully. पैकेजिंग का हीरो ऑफ द पैकेजिंग इज द इंग्रेडिएंट्स. सब लोग इंग्रेडिएंट पीछे छुपाते थे, इन्होंने फाड़ दिया. अभी आप देखो, ओ अच्छा ये कह रहा है नो शुगर, तो सच्ची में शुगर नहीं होगा. ओ 7.5 ग्राम प्रोटीन, ओ दिस इज ग्रेट, राइट? एंड देन ही डिलीवर्ड दैट इन द प्रोडक्ट. कंज्यूमर्स एक्चुअली लाइक द प्रोडक्ट. एंड आप देखिए कहाँ आज होल ट्रुथ पहुंच गया है, राइट? इट इज, इन माय ओपिनियन, इट इज गोइंग टू गो प्लेसेस बिकॉज उनकी कैटेगरी इतनी बड़ी है सर. एंड जब आप ब्रांड ऐसा बनाते हो कि कस्टमर ट्रस्ट आपका बिल्ड हो गया है, you can add so much more in that category of food where he is right now. So that's a great example of marketing and product both. और सर एक और चीज है, मतलब जैसे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन B2 प्रोडक्ट जो भी लॉन्च करता है कि यार इसको देख के मैं लॉन्च कर देता हूँ, मार्केटिंग में देख लूंगा, तो मार्केटिंग से हल्ला मचा, पर जैसी मार्केटिंग बंद हुई वो चीज भी डेड होगी. वो आपकी बात सही है कि मार्केटिंग से हल्ला मच जाएगा, सेल आ जाएगी, लोग जान जाएंगे, पर जैसी मार्केटिंग खत्म होगी सेल वापस बैठ जाएगी. Absolutely, absolutely. वो अगर आपकी सेल कंसिस्टेंट है तो वो प्रोडक्ट के दम पे. Correct. मार्केटिंग इनिशियल पुश है. Absolutely. गुड. एक और ट्रुथ या मिथ आप बताना, इंडिया मास मार्केट है, प्रीमियम मार्केट नहीं. इंडिया में अगर कुछ करना है तो फ्री करो, फ्री में कर दो, सस्ता कर दो, तो कस्टमर तो आ जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे प्रीमियम लग्जरी या कुछ नेक्स्ट लेवल खेलोगे तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी. मिथ या ट्रुथ? सर आपके सेंटेंस में वो है को था कर दीजिए. ठीक है. इंडिया वही था. इंडिया मास मार्केट था. इंडिया प्रीमियम मार्केट नहीं खेलता था. अब मेरे हिसाब से सब कुछ प्रीमियमाइज हो रहा है इंडिया में. मतलब सो मच सो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंडिया का अगर कोई भी आप मास मार्केट कार का, मारुति का भी ले लीजिए एग्जांपल, आई एम श्योर वो भी अपने बोर्ड रूम में ये देख रहे होंगे कि हम प्रीमियमाइज कैसे करें. हाँ, और सर आ गया उनका, मैं तो आपको डेटा से बताता हूँ, आपने कहा दो. हाँ, अभी मारुति सेल्स में परसों ही दिख रहा था, तो मारुति की जो टोटल सेल है 53% हाई है, जो कैटेगरी उसकी मिड सेगमेंट कैटेगरी है. जो लोअर एंड कैटेगरी थी ना अल्टो, वो नीचे चली गई. अल्टो में लास्ट देख रहा था, मॉडल नंबर कौन से पे आ गया, ऑल्टो या मारुति 800 जो है ना, ये शायद 10-15 साल तक इंडिया के मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहे थे. इंडिया के मोस्ट सेलिंग 10 से 15 साल तक. अभी 12वें नंबर पे था अल्टो, 12th. तो ये तो थोड़ा गाड़ियों में दिख तो गया. एंड यही सारे कैटेगरीज में हो रहा है. ये प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल ही रहा है. एक आपको दूसरा एग्जांपल, आप ये मोकोबारा देख लीजिए. मोकोबारा ने इमेजिन प्रीमियम सूटकेसेस डाले. ही डिड नॉट प्ले इन मास. मास भी अनब्रांडेड ही था, मतलब डीटीसी ब्रांड आया नहीं था मास में, करेक्ट, बट ही डिसाइडेड टू प्ले प्रीमियम एंड वो बन गया, राइट? तो these are some live examples, but that doesn't mean कि India is not price sensitive. प्रॉफिट का नहीं आया ना, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ ना अभी तक. I don't think so. Profitable नहीं हुए. Profitability के लिए I think मैं इसमें देखो सर, मैं एक इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं कि जो लग्जरी सेगमेंट है, जो मैं इसको मैं ब्यूटी पे भी काफी कर रहा था. लग्जरी सेगमेंट में जैसे हाई पेड है, जो कह रहा है मैं 2005 क्रीम के दूंगा, करेक्ट, तो वो कहता है मैं इंडियन क्रीम के नहीं दे रहा, मैं तो फॉरेन क्रीम जो पुरानी चल रही है उसके दूंगा. तो लग्जरी वाला जो एकदम है वो फिर फॉरेन ब्रांड में चला जाता है. मेरे को अगर 10,000 का ही शर्ट पहनना है तो फिर मैं तो इसका पहनूंगा ना, इस ब्रांड का, तो फॉरेन चला जाता है. और जो लोअर एंड वाला है वहां पे कौन चलता है, जैसे पुराने वाले, जैसे मान लो कि मुझे अगर क्रीम लगानी है 5,000 वाली तो मैं फॉरेन ब्रांड लगाऊंगा, और मुझे लगानी है 10 रुपए वाली तो मैं बोरो प्लस या फेयर एंड लवली लगाऊंगा. तो बोरो प्लस या फेयर एंड लवली में फिर ये HUL वाले, इमामी वाले. तो ये जो मास सेगमेंट है, ये प्रॉफिट कौन कर रहा है? ये इमामी, HUL, मास वाले. प्रीमियम उसमें प्रॉफिट कौन कर रहा है? लग्जरी वाले में, कि ये जो बाहर वाले ब्रांड है ये एकदम सुपर प्रीमियम ब्रांड. बीच वाला जो सेगमेंट है ना, जो यहाँ और यहाँ नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति आ रहा है, हर व्यक्ति घुस रहा है. इतना कंपटीशन, इतनी लड़ाई की प्रॉफिट अभी तक किसी के पास नहीं आया. राहुल जी, इसमें एक और फैक्टर है. इसमें देखिए टाइम इन बिजनेस. ये जो आपने मास ब्रांड्स की बात करी है, ये बिजनेस में भी ये ब्रांड 20 साल पे बने, 30 साल में बने, 15 साल में बने हैं, करेक्ट. अगर मैं आपको वही, आप फॉरेस्ट एसेंशियल्स ब्रांड देख लीजिए ब्यूटी में, तो 2000 की क्रीम बेचता है, 2000 की लोशन बेचता है, शैम्पू बेचता है, उसका एबिडा मार्जिन 20% प्लस है. छोटा कंपनी है, आई थिंक उसका रेवेन्यू 300 करोड़ ही होगा. ही इज बीन अराउंड फॉर 10-15 साल, बट 40-50 करोड़ का पैट निकला, राइट, मोर, क्योंकि अभी उनका भी ब्रांड बन गया. इतने साल हो गए, 10-15 साल हो गए हैं. क्या हो रहा है कि जो बीच का सेगमेंट है, अभी इट इज अ रिलेटिवली न्यू सेगमेंट. ब्रांड्स आर 5 years old, 3 years old, 2 years old, सम केसेस मोर देन 5 years old. तो उन्हें टाइम लग रहा है. सम आर नॉट बिल्डिंग द राइट वे. बट इसमें ना सर, इसको आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा. इसको हम ना, वी कांट मेक इट अ जेनेरिक स्टेटमेंट. तो जैसे
आपको एक एग्जांपल बैकपैक की कैटेगरी ले लीजिए, हम लोग जो बैकपैक पहनते हैं रोज, हाँ, वहां पर सर मास सेगमेंट में सफारी एंड अमेरिकन टू उन सब के बैकपैक्स थे, या तो चाइनीज बैकपैक्स थे। एक इंडियन ब्रांड आया जुक करके, 3-4 साल में 200 करोड़ का ARR बना दिया, 1500 रुपए के नीचे के बैकपैक में प्राइस में बेचा, ठीक है। अभी 4 या 5 हजार रुपए के ऊपर के प्राइस में आपके प्रीमियम ब्रांड आ गए, यहाँ पे मोकोबारा भी खेलता है, इवन सोप के अंदर वहां पर आपके प्रीमियम ब्रांड एंड वो लोग बना रहे हैं। तो जो बीच का सेगमेंट है सर, उसमें अभी तक कोई DTC ब्रांड आया ही नहीं है, एंड वहां पर देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी देयर। बट जैसे आप कह रहे हो ब्यूटी में वो बहुत ही क्राउडेड हो गया, बीच का सेगमेंट इज द मोस्ट क्राउडेड सेगमेंट इन ब्यूटी। इनफैक्ट ब्यूटी आउट से आइदर गो लग्जरी, सबका लॉजिक यही आ रहा है, सब कह रहे हैं यार नीचे तो मार्जिन, नीचे Correct. वॉल्यूम मिल जाएगा पर पैसा तो है ही नहीं, ऊपर पैसा मिल जाएगा पर वॉल्यूम तो है ही नहीं है, बीच में दोनों मिलेगा। अब उस चक्कर में सारे घुस जा रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। आगे का मतलब इन सम कैटेगरीज व्हाइट स्पेस है, इन अ लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑलरेडी अभी सब लोग मर रहे हैं वहां पर तो जाके। अगर नया आदमी बिल्ड कर रहा है तो क्या करे, वो प्रीमियम प्ले करे, अकेले बीच में बहुत सिंपल है, अगर आप एक नया ब्रांड बना रहे हो और आपको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ खेलूं, फर्स्ट आपका डू यू नो योर प्रोडक्ट वेल, आपका प्रोडक्ट का ऑब्सेशन है, तो वो प्रोडक्ट का जब ऑब्सेशन है, बहुत सिंपल, आप Amazon की रिसर्च करिए, आप Amazon पे जाइए, एक टूल है हीलियम करके, आप हीलियम को यूज करिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से प्राइस पॉइंट में कितने सेल हो रही है, वहां पर आप डिसाइड कर लीजिए, अरे 1500 के नीचे सर्च वॉल्यूम है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, या 3000 के ऊपर देयर आर 200 प्रोडक्ट्स फाइटिंग फॉर दैट वन कीवर्ड। सर वो सिंपल एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि वाइट स्पेस कौन से प्राइस पॉइंट पे है, एंड देन गो आफ्टर दैट, द इजीएस्ट वे टू डू इट। मतलब हीलियम एकदम इंटरेस्टिंग चीज है कि जहाँ सर्च है पर चीज नहीं है वहां जाओ, जहाँ जीस ज्यादा है लोग का, मैं थोड़ा सा अवॉइड करूं। एब्सोल्युटली। सर अब आते हैं एक आपके जिसपे आपने जिसको मतलब पायनियर किया जिस कॉन्सेप्ट को, कंटेंट टू कॉमर्स मॉडल। तो एक है कि यार ये हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, आजकल ये लगता है कि आजकल ट्रेंड है, आपको एक पेज बना लो, चैनल बना लो, उस पे कंटेंट डालो, ऑडियंस बनाओ, फिर जब ऑडियंस पे तुम्हारा ट्रस्ट आ जाए तो एक बिजनेस लॉन्च कर दो, फिर वो सारे तुम्हारी ऑडियंस से तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो ऐसा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी कर रहे हैं, सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस थी, हमने ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो ये कितना सक्सेसफुल मॉडल या सस्टेनेबल मॉडल है मिथ एंड ट्रुथ? इसमें सबसे बड़ा मिथ इसमें ये है कि ऑडियंस इज इक्वल टू सेल्स। इट इज नॉट। वेरी गुड। ऑडियंस इज नॉट इक्वल टू सेल्स, राइट? तो इसमें ऑडियंस आ गई ग्रेट, अवेयरनेस आ गई ग्रेट, बट सेल्स का इंजन तो बनाना पड़ेगा आपको। सेल्स का इंजन कैसे बनेगा? सेल्स का इंजन वैसे बनेगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने आपकी प्रॉपर टीम ठीक से बनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ठीक से कर रहे हैं, आपका वेदर इट्स एक्विजिशन, रिटेंशन, सब कुछ वो धंधे की तरह आपको चलाना पड़ेगा। मतलब कंटेंट से धंधा नहीं बन रहा, कंटेंट से लाइक व्यू कमेंट आ रहा है। एब्सोल्युटली। धंधा तो धंधे की जैसे ही बनेगा। धंधा तो धंधे के जैसी बनेगा। हाँ, आपका कंटेंट आपको एक एज दे सकता है कि वो थोड़ा आपका टॉप ऑफ फनल का खर्चा कम कर दे, आपकी अवेयरनेस का खर्चा कम कर दे, बट अवेयरनेस सेल पहला लॉट निकाल देगा, सेल नहीं लाएगा सर, इनिशियल लॉट नहीं लाएगा वो आपको। सर क्या होता है कि आदमी ना 7 बार एक प्रोडक्ट का नाम देखता है बिफोर परचेसिंग, या उसको 7 टाइम्स द ब्रांड इज टचिंग द कस्टमर बिफोर ही बाइज इट। अगर आपकी ऑडियंस बनी हुई है और आपका कंटेंट है तो शायद वो या फर्स्ट या सेकंड टाइम का खर्चा आपका निकल जाएगा, बट बाकी के 5 टाइम का तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप उसको फिर मैसेज के थ्रू टच कर रहे हो, रीमार्केटिंग के थ्रू टच कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू टच कर रहे हो। सो वो तो कंटेंट मार्केटिंग इज ग्रेट, कंटेंट गेट्स यू ऑडियंस, इट डज नॉट गेट यू सेल्स। सेल्स के लिए आपको धंधा बनाना पड़ेगा। तो सर अभी बहुत सारे एक और चीजें पर विदाउट टेकिंग नेम्स अपन बात करते हैं, सेलिब्रिटी और बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेट सेलिब्रिटी या इन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज ने यही सेम चीज की, ऑडियंस बनाया एंड ब्रांड लॉन्च किया, बट अभी इनिशियल सक्सेस कुछ मिल भी गई होगी, ये नंबर आ गया वो नंबर आ गया, बट सस्टेनेबल सक्सेस नहीं मिल रही। क्या कारण लग सकता है आपको? सर इसमें क्या होता है कि सेलिब्रिटी इज एक्चुअली वेरी ट्रिकी। लोगों को लगता है कि देखो सेलिब्रिटी गेट्स यू अटेंशन, ठीक है, इट हैज गॉट यू द अटेंशन व्हिच इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग, बट वो सेलिब्रिटी का क्रेडिबिलिटी, सेलिब्रिटी व्हाट द सेलिब्रिटी स्टैंड्स फॉर, वो ऑथेंटिकली अगर प्रोडक्ट में नहीं निकला तो वो नहीं चलेगा, राइट? एंड दैट इज वेयर इट इज डिफरेंट। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, किम कार्दाशियन। हम सब जानते हैं किम कार्दाशियन प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवर, राइट? ग्रेटेस्ट रीच एवर। किम का ब्यूटी लाइन कंप्लीटली फेल, ठीक है, बट किम का जो उन्होंने स्किम्स निकाला which is the innerwear line, it is one of the fastest brands to hit $1 billion in sales, $5 billion की valuation in no time, literally in a matter of couple of years. क्यों? सेम सेलिब्रिटी, क्यों एक कंप्लीट फेलियर एक कंप्लीट सक्सेस? आप बताइए। इसीलिए क्योंकि people didn't believe when Kim was trying to sell a foundation, lipstick and all,
बोला कि मतलब ठीक है, how is it different from all the 1,000? But you see, Kim, when she launched Skims is वो आपका जो इनरवेयर शेपवेयर जो कैटेगरी बोलते हैं, she literally revolutionized the shapewear category because Kim was always people, looked all the her audience, looked at her for what she was wearing, the way her body was, and that came out in her shapewear line so well. She started to promote ki boss body positivity with that, right? And it's same celebrity, one category, super failure. And by the way, her beauty line came before Skims. Skims बाद में आया, right? And Skims को देखो आप कितना बड़ा बन गया ये. So I think having the audience relate with जो product है वो celebrity से सच्ची में connect करता है कि नहीं करता है is the single most important factor कि वो authenticity होनी चाहिए उस product में. And this is a great example of that. सर अभी आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिपेंडेंट सेलिब्रिटी के ब्रांड जो अच्छे बन गए. पहली बात वही 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, बन रहा 5 का है, जिन 5 का बनता है उनको पुराने ब्रांड्स खरीद लेते हैं. जैसे आलिया भट्ट का ब्रांड था एनामा, अभी रिसेंटली प्रियंका का चोपड़ा का एनामोली था वो लिया, मनीष मल्होत्रा जी में स्टेक लिया. तो ऐसे धीरे धीरे बड़े ब्रांड है, रिलायंस है या बाकी ग्रुप्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप भी है, तो ये अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के ब्रांड ऑलरेडी बाय कर रहा है. तो ये ट्रेंड क्यों है, मतलब ये पहली बात ये बेच क्यों रहे हैं, वो खरीद क्यों रहे हैं, और ये खुद का क्यों नहीं बना रहे, इस पे कुछ आपके क्या इंसाइट? सर ये एक्चुअली इसको मैं 2 चीज में स्प्लिट करूंगा सर, जो आपने कहा. एक करूंगा कि जो आपने कहा कि बड़े बड़े बिजनेस हाउस डायरेक्टली फैशन डिजाइनर्स में इक्विटी ले रहे हैं, करेक्ट. अब आप सोचिए सर, द फैशन डिजाइन ये जो फील्ड है हाईली आर्टिस्टिक, हाईली इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल्स ही बना सकते हैं. ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स लाइक मनीष मल्होत्रा का जैसा ब्रांड बना सकते हैं, राइट. तो जब आप बड़ा कंग्लोमरेट हो, आप ग्रोथ के एरियाज ढूंढ रहे हो, अभी आप ग्रोथ के एरियाज ढूंढ रहे हो, वो तो कभी एक मनीष मल्होत्रा खुद पे बना ही नहीं सकते ना. सिर्फ मनीष मल्होत्रा ही मनीष मल्होत्रा बना सकता है, राइट. सो एंड इफ यू आर an individual designer, after a certain amount of point, you will also want backing of a large conglomerate to take your business to the next level. आपकी भी सेकेंडरी हो, इतने 20 साल की मेहनत करी है, ये भी आपका फिर एक आपका एग्जिट प्लान बनना शुरू हो जाता है over the next 10-15 years. तो I think this is a very healthy and common trend. कि you as an individual started a brand as a designer, and then a large group came in and started taking equity with a plan to, I'm sure, eventually buy it out. तो ये this is great. जो आपने दूसरा कहा, which is अब ये सेलिब्रिटी ब्रांड बना रहे हैं दूसरे कैटेगरी में, जो उनकी कैटेगरी नहीं है. जैसे आपने कहा प्रियंका का अनोमली ब्रांड, अभी अनोमली अनफॉर्चुनेटली चला नहीं बिल्कुल भी. दैट ब्रांड डिड नॉट वर्क. सेल तो काफी अच्छी आई थी, मिलियंस में सेल चली गई थी. नहीं सर, कहा बिल्कुल भी नहीं सर. इट इज अ टफ वन. तो बट अनोमली डिड नॉट वर्क. Normally did not work, but abhi now someone coming in buying it, agar aap and then maybe they'll be able to revive it, they will do something else. Why it did not work? There could be many reasons. It could be क्योंकि जो बिजनेस सेटअप था अनोमली का शायद अच्छा नहीं था, शायद उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं थी, या प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक नहीं था, या प्रोडक्ट एंड सेलिब्रिटी फिट नहीं थी. आई डोंट नो, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब सेलिब्रिटी दूसरी कैटेगरी में ब्रांड बनाते हैं वहां पे सक्सेस स्टोरी बहुत कम है, जो आप पढ़ते हैं a lot of them, right? अभी जैसे आलिया का was a success. आलिया का जो सेल था that was at a very good price. The brand has grown amazingly well. ब्रांड के सेल रेवेन्यू नंबर्स are very well. But अनोमली का वो केस नहीं था. So there are few success stories in between, and the success stories are a combination of celebrity and product fit with the right business execution. सर इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मुझे बताना, शायद ये उससे कनेक्ट कर रही है. सेलिब्रिटी ब्रांड का फिट और पीछे ऑपरेटर. अभी एक संजय दत्त ने विस्की का ब्रांड लॉन्च किया है, तो संजय दत्त से विस्की मैच होती है भाई, सूट करती है बाबा को. और वो जिसने लॉन्च किया है पार्टनर वो है जिनके पास ऑलरेडी लिकर के बहुत तगड़े स्टोर है. करेक्ट. वो कह रहे हैं बाबा आप बस खड़े हो जाओ, बाकी पीछे से बेच बात जाएंगे. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटल्ड है, सेलिब्रिटी फिट है, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है. अमेजिंग सक्सेस स्टोरी. अरे सर उन्होंने जो नाम भी चुना, बट आप सोचो तो इसका मतलब, अगर मैं आई डोंट नो, मैंने तो बिजनेस बनाया नहीं, मैं आउटसाइड से देख के बता रहा हूँ, राइट. एज यू सेड, संजय दत्त परफेक्ट फिट फॉर दिस, ठीक है ना. And I'm sure this whiskey is cheaper than both Glenlivet and Johnny Walker, right? But aspirational आपको feel हो गई. And as you said, operator जो उनका business execution partner है वो brilliant है. उन्होंने लिविंग लिक्विड वाले हैं, काफी 20-30 साल से यही कर रहे हैं. धंधा आता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है वो. बस तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन धंधा आता है. तो this is where it clicks. And these stories are far few in between. ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली फेल हो. सर आपने मनीष मल्होत्रा जैसा भी काम किया था, एक बार ब्रांड लॉन्च किया था, वो एक बार कहानी स्टोरी या मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता. सर देखिए, आपको आई डोंट नो पता होगा कि नहीं सर, बट इंडिया का सबसे पहला जो सेलिब्रिटी ब्रांड था
मेकअप सेलिब्रिटी मेकअप लाइन बनी थी हम्म। इंडिया में, वो हमने बनाई थी, विच वाज मनीष मल्होत्रा बाय माइक्लैम। 2000 एंड आई वाज इंस्पायर्ड 2019 में, मैं क्योंकि मैंने तब देखा था YSL ब्यूटी बहुत बड़ा बन गया था, जो YSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल डिजाइनर नेम है, उसका ब्यूटी लाइन बहुत बड़ी बन गई थी, टॉम फोर्ड ब्यूटी आ रही थी, वो बढ़िया सर इंडिया में भी बनेगी। एंड अभी मैं सोचूं मेकअप, आई मीन सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से कोई बड़े हैं नहीं, पूरे बॉलीवुड को वही ड्रेसअप करते हैं, उनकी जो ऑथेंटिसिटी क्या है, ही नोज द लेटेस्ट ट्रेंड। बॉलीवुड को ड्रेस कर रहे हैं, मतलब हम तो सब Copy कर रहे हैं, we follow what Bollywood sets the trend, all actresses set the trend for us, he is dressing up all of them, he knows the colors, उनको पता है क्या आने वाला है, क्या नया ट्रेंड है। तो वो मेरा ड्रीम था, आई सेड मनीष सर को अगर हम कन्विंस कर पाए कि आपके साथ ये प्रोडक्ट लाइन करें हम लोग, इट विल बी अ रनअवे सक्सेस। तो मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी। उस टाइम पे माइग्लैम वाज बेयरली 1 महीना पुराना भी नहीं था माइग्लैम, तो हम लोग तो कुछ थे नहीं, बस दिन के 10 ऑर्डर करते थे, 20 ऑर्डर करते थे दिन के लिटरली। एंड किसी ना किसी के थ्रू, उनके एजेंट के थ्रू कनेक्शन मिला, पहले उनके एजेंट को इम्प्रेस करी मैंने, एजेंट को इम्प्रेस करने के बाद फिर उनको कन्विंस किया कि मुझे मनीष सर के साथ मीटिंग कराई है। एंड मनीष सर की मीटिंग में मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर, उनके वो बड़े से रूम में बिफोर ही एंटर्ड, मैंने हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे उनके साथ करने थे ऑलरेडी सैंपल्स बनवा लिए थे अपने सप्लायर से, वो पूरे लेआउट कर दिए। एंड वो लेआउट कर दिए, एंड क्या था कि मनीष सर आने के पहले उनके ऑफिस में देवर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फीमेल्स, तो उनके सारे फीमेल कॉलीग्स को हमने बुला लिया था टू ट्राई। तो बाय द टाइम मनीष एंटर्ड द रूम, ही सॉ हिज एंटायर टीम, राइट, going, oh, I love this color. Oh, look at this texture. Oh, this is so nice. So he entered saying कि अरे like already like appreciation from his team, because the team तो मतलब वो, because sir आप समझिए, when you give good quality products and when you put it in front of your audience, in our case the female audience, so they appreciate it immediately. They start liking it, they start playing with it, they start experimenting with it. And I think that's the moment जब मैंने I got Manish, right? फिर उनके साथ बात करी, he liked me. He's an extraordinary guy. मतलब he works like, I mean, he is the most hardworking guy. सुबह 5 बजे उनके मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, ऑफिस में सबसे पहले हैं, मेरे साथ मीटिंग करेंगे, रात को लेट को मैसेज करेंगे, and he's a perfectionist. He is a trooper, which is a pain also. बाप रे, काम करने में it's not easy, क्योंकि वो हर एक फोटोग्राफ को अप्रूव करते हैं, हर एक कलर को अप्रूव करते हैं, तो वो अप्रूवल लाने में महीने निकल जाते थे, बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट। बट बिकॉज ऑफ दैट वो ब्रांड इतना उनके ऑथेंटिक बना व्हेन वी लॉन्च्ड इट, and that's why it did well. People really appreciated the brand well. So great experience, not just for his creative sense, but just उनका hard work का ethic देख के as well. Fantastic. सर एक और सेलिब्रिटी है जिनसे मैंने सोचा यार ये कैसे टाइप आपने कर लिया, सेरेना विलियम्स, यू लॉन्च्ड द ब्रांड विद हर आल्सो, उसकी क्या स्टोरी सर? सर वो भी ड्रीम ही था सर, जैसे हम सब ड्रीम करते हैं। सेरेना विलियम्स तो एकदम अलग की कोई सोच भी नहीं रहा होगा, यू गॉट इट। सर ड्रीम था कि मैंने करा, इंडिया में शुरू किया, इंडिया में लॉन्च करा, इंडिया में मनीष को लाए, प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए, एंड आई सेड मैं क्यों नहीं, व्हाई कांट आई एम टू बी ग्लोबल। प्रॉब्ली वन ऑफ माय मिस्टेक्स, बहुत जल्दी मैंने कहा मेरा फेलियर, टू मच, टू बिग, टू फास्ट। दिस वाज वन ऑफ दोस ना, कि यूएस में जाने की क्या जरूरत थी, इंडिया ही इतना बड़ा था उस टाइम पे, पहले इसको तो कॉन्कर करो। बट था ड्रीम, तो आई सेड चलो अभी यूएस जाएंगे। उस टाइम पे सर फेंटी ब्यूटी ना का लॉन्च हुआ था, फेंटी ब्यूटी जो रियाना ने बनाया था, and crazy successful, super successful launch, crazy story it had become. And I said I should get a celebrity and do it, नहीं तो यूएस में मेरी क्या स्टैंडिंग, राइट। बट अगर मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी लाऊं, तो मैंने सर काफी सेलिब्रिटीज के साथ नेगोशिएशन शुरू किया। मेरे पास एक टर्म शीट था केटी पेरी के साथ, एंड दैट टाइम केटी पेरी वाज राइट एट द टॉप, एंड दूसरा वाज वी वर इन डीप नेगोशिएशंस विद सेरेना विलियम्स, एंड I was very keen on Serena Williams, क्योंकि मुझे लगा कि हम एक बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिकॉज सेरेना एथलीट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी ने अभी तक ब्यूटी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च नहीं किया था। पॉप स्टार्स ने कर दिया था काफी, बट एथलीट स्पोर्ट्स, एंड वी वांटेड टू मेक इट लाइक अ हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट लाइन। एंड अगेन सर उनको मैंने कन्विंस किया प्रोडक्ट क्वालिटी से ही। पहले जब नेगोशिएशन शुरू हुई, वो कहाँ था, जो मिनिमम गारंटीज थे, इट वाज वेरी डिफरेंट प्लेस, जो हम कभी लाइफ में अफोर्ड नहीं कर पाते, और कभी डील हो नहीं पाती। एंड उनको कैसे वहां से यहाँ पे कन्विंस किया कि हम लोग जॉइंट वेंचर पार्टनर बन के करें, इट वाज अ फुल जर्नी, कम से कम आई थिंक 1.5-2 साल लगे। एंड उसमें द थिंग दैट अल्टीमेटली अपील टू हर, जब मैंने उन्हें प्रोडक्ट्स भेजे, एंड आई सेड दिस इज व्हाट वी विल क्रिएट, एंड देन शी वाज लाइक दिस इज अमेजिंग। इन लोगों को अप्रोच करने का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कहाँ से लाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टिप पूछ रहा हूँ मैं, आपने कहा कि महीने के
8-10 ऑर्डर कर रहे हैं, छोटी सी कंपनी है, महीने भर पहले हुई है, पर सीधे मनीष मल्होत्रा से बात करेंगे। इंडिया में कुछ होने लगा है, थोड़ा बहुत 100-200 करोड़ पे आपके पास पहुंचे है, सेरेना विलियम्स लेके आएंगे। और ना सिर्फ सोचना, जाके करना। मैं तो कह रहा हूँ हाँ या ना तो बात अलग है। आप ये प्रपोजल लेके बैठ जाओ, जैसे आज की डेट में अगर किसी इंडिविजुअल को मैं कहूँ कि यार काम कर यार, मैं तुम्हारी मीटिंग कराता हूँ, शाहरुख खान से मीटिंग कराता हूँ, कोई प्रोडक्ट जाके पिच कर दो, वो बोले भाई फोटो खिंचा दो, तो ठीक है। प्रोडक्ट में क्या पिच करूंगा, शाहरुख खान है वो। तो आदमी जाके वहां पे फ्रीज हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, एंड यू से कि नहीं आप बैठ के बिजनेस करेंगे, आओ। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे है, और आप किसी को टिप देना चाहोगे भाई तू किसी को भी अप्रोच कर सकते हो ऐसे, व्हाट इज द माइंडसेट? सर सबसे पहले इज योर सेल्फ बिलीफ, एंड मैं तो कहूँ सर आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है। क्योंकि हम जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, इतने चैलेंजेस आप खुद कर चुके हैं, आपको पता है, इतने चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं कि अगर किसी को पता होता एट द स्टार्ट की ये चैलेंजेस आएंगे, शायद वो कूदेगा भी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। करेक्ट। एंड बट जो सेल्फ बिलीफ, क्योंकि 1000 लोग बोलते हैं कि तू फेल होने वाला है, 1000 लोग बोलेंगे ये तो चलने ही नहीं वाला, ये आइडिया बेकार है, ये नहीं, तो यू हैव टू हैव अ मैड डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ जो बोलते हैं ना, वो सेल्फ बिलीफ एक बार आपके पास है, उसके बाद आप गोल सेट कर दीजिए अपने दिमाग में, मुझे ये करना है, मुझे शाहरुख खान को प्रोडक्ट पिच करना है, जैसे आप कह रहे हैं, राइट। आप, आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस, आप अपना काम करते रहिए, इवेंचुअली एट सम पॉइंट वो मौका आपके सामने आएगा। जस्ट आप ना क्या कहते हैं, ना से आप डरिए मत, आप हड़बड़ाइए मत कि कितना टाइम लगेगा, डोंट मेक इट डेस्परेशन। इसकी माइंड कर दिया मुझे करना है, मुझे शाहरुख खान के साथ ब्रांड लॉन्च करना है, ट्रस्ट मी, आप अपना काम करते रहिए, इसको अपने दिमाग में रखिए, कीप डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एवरी डे, one day you'll be sitting in front of him, one day you will be doing a brand with him as well. मतलब सर आपने दो चीजें बोली ना इंटरेस्टिंग है, एक तो ना से डरना मत, क्योंकि तुम जाओगे 10 लोग ना करेंगे, तुम बोलोगे रहने हो तो ही नहीं सकता, फिर नहीं होगा। और एक पेशेंस का गया, 5 सालों का हो ही नहीं रहा, 15 साल में होगा, 25 में होगा, हो जाएगा। पेशेंस रखना, ना से मत डरना, सोच लेना, हो जाएगा। Absolutely. ग्रेट। सर अब आते हैं एक और मिथ पे, फाउंडर फेम मिथ पे। आजकल एक और चीज चली है, रिसेंट चली है, और स्पेशली मेरे हिसाब से शार्क टैंक इंडिया के बाद से ट्रेंड है कि अगर फाउंडर फेमस होता है तो कंपनी वैसे भी सक्सेस, मतलब शार्क टैंक के बाद से इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी पुराना तो हम देख ही रहे हैं, स्टीव जॉब्स फेमस था, Correct. स्टीव जॉब्स के चक्कर में लोग एप्पल के दीवाने हुए, Correct. एलन मस्क के चक्कर में दुनिया टेस्ला की दीवानी हुई। तो ये कि अगर फाउंडर फेमस है तो उसकी प्रोडक्ट और उसकी कंपनी को भी मार्केटिंग अच्छी मिल जाएगी, और इसी चक्कर में आज के डेट में बहुत सारे फाउंडर लेड ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, या फाउंडर अपना अपना पेज लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे Correct. बना के यार हमारी भी फॉलोइंग होनी चाहिए ताकि आए। और बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जो पहले गुपचुप में काम कर रहे थे, ऊपर में आते हैं। Correct. तो ये मिथ है, ट्रूथ है, इससे फर्क पड़ता है फाउंडर के फेमस होने से? सर ऐसा तो लग रहा है कि फर्क पड़ता, आई मीन इट शुड डेफिनेटली हेल्प देन नॉट डूइंग इट, लेट्स पुट इट दिस वे। आई डोंट थिंक आपका ब्रांड से भला है, कर लो कुछ तो होगा। अगर आप कर सकते हो तो इट्स नॉट दैट इजी सर, आपको टाइम निकालना पड़ता है, आप एक्सिक्यूशन में इतना इश्यूज होते हैं, धंधे पे ध्यान दोगे, कंटेंट पे ध्यान दोगे, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो then I don't see a harm in doing it. Then it is something that, as you said, is very prevalent right now. सब कर रहे हैं, रोज देखें आप, सब कर रहे हैं। बट आज मैं अपने co-founder सर्कल के some of the entrepreneurs को भी देख रहा हूँ, वो खुद ही कर रहे हैं खड़े होके। It actually solves a very one big problem कि आपका कंटेंट बनाएगा कौन, क्योंकि you can use, and AI ने भी इतना इजी कर दिया है कि फाउंडर थोड़े वीडियो शूट कर सकता है, बट बाकी के वीडियोस का वेरिएशंस AI बना सकता है। तो आई थिंक founder creating a persona around themselves, a social media presence around themselves, it goes back to the same celebrity thing ना, अगर actually authentic fit है founder, क्योंकि founder ही है वो अल्टीमेटली, तो कस्टमर तो फिर अल्टीमेटली रिलेट करेगा ना कि यार ये सच्ची में बना रहा है प्रोडक्ट को, ये तो सिर्फ नाम और फेस नहीं कर रहा है, people will relate with it. There is a, it might increase the product acceptability या awareness in the initial days, right? And then फिर बड़े के दिनों में तो आपने देख ही लिया, ऐसे आपने बता दिया इलॉन मस्क के बारे में। ये जो बात की ना, मुझे इससे आपने कहा ना ऑथेंटिक फिट वाली, मुझे एक स्टोरी याद है दिमाग में, ये बॉलीवुड वाला ही है। अगर कोई बॉलीवुड में आउटसाइडर आके कहता है मैंने बहुत स्ट्रगल किया और सफलता पाई, तो दुनिया कहती वाह यार, मान गया। करेक्ट। पर जिसने ना स्ट्रगल किया और बिना बात बोलता है मैंने स्ट्रगल किया, तो फिर भी मच जाता है उसके। बस वही है। तो अगर कोई फाउंडर वास्तव में, जैसे फाउंडर कह रहा है कि यार मेरा मिशन है, पैशन है, पागलपन है, ये है, और वो दिख भी रहा है, तो वो चलेगा। पर वो कहता तो है पर वो है नहीं, तो फिर वो भी दिखता है, तो वो भी दिक्कत है। एब्सोल्युटली एंड वैसा आई होप वो लोग करें नहीं। एक और चीज है सर, नेगेटिव ऑफ हैविंग अ प्रमोटर लेड ब्रांड, की प्रमोटर के ज्यादा से कई बार होता है कि कोई ब्रांड से गलती हो गई, कुछ ब्रांड में गड़बड़ हो गई, तो हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है जो भी अच्छा बोला। पर कोई ऐसे ब्रांड के साथ कुछ ऊंच नीच हुई जहाँ पे प्रमोटर लेड था, तो वहां पे उसका मतलब ऐसा मान लो कि पॉजिटिव ज्यादा आता है, तो फिर नेगेटिव भी बहुत ज्यादा आता है।
तो 100%। कुछ नेगेटिविटी है कि प्रोमोटर लेड ब्रांड की। सर वो रिस्क तो हमेशा रहेगा। सेम सेलिब्रिटी जैसे ना, आप सेलिब्रिटी को ले आए, सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सी हो गई तो आपका ब्रांड इम्पैक्ट होगा। वैसे ही अगर प्रमोटर की खुद नेगेटिविटी आ गई, प्रमोटर ने कोई गलती कर दी, अंडर मोस्ट स्क्रूटनी ना होना, वो तो मतलब मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे, करेक्ट। तो अगर उसने गलती कर दी तो 100% फर्क आएगा आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, आपके आईपीओ के ऊपर, सब चीज के ऊपर। सर एक और मिथ है, मतलब मिथ होता है बताना, इन्फ्लुएंसर से आरओआई निकलती है क्या? जैसे कई लोग कहते हैं आजकल प्रोडक्ट लॉन्च किया, सर्विस लॉन्च की, आप इन्फ्लुएंसर को लॉन्च करो, 1000 इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात करेंगे और फिर अपना नीचे लिंक लगाएंगे, उनकी इतनी ऑडियंस है तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से सेल आ जाएगी, सेल भी नहीं आएगी तो बस तो पूरी बन जाएगी। तो ये इन्फ्लुएंसर पे जो आदमी खर्चा करता है, ये इसकी आरओआई निकलती है? एज ए कंपनी लेवल पे आपने किया है सर या नहीं? आरओआई सेल्स में नहीं निकलती है आपकी, इसमें बस ये अवेयरनेस और बस के लिए है। ये आरओआई नहीं आती, आरओआई नहीं आती सर। सेल नहीं निकाल पाते। आप सेल नहीं निकाल पाते, ये तो नंबर सबके पास है, सबने देखे हुए हैं, राइट। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जरूरी है, उसके बिना आई थिंक ब्रांड, मतलब इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग टुडे। जैसे आप जब सोचते हो कि मैं मेटा पे करूंगा, गूगल पे करूंगा, या मैं कैंपेन करूंगा, या मैं जो भी करूंगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बिकम अ बिग पार्ट। मैं कहूंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अभी जो बड़ा ट्रेंड है इज टू लेवरेज द माइक्रो क्रिएटर्स करेक्टली। तो एक तो आपके हो गए मैक्रो क्रिएटर्स, जो आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो थोड़ा आपका बॉल रोलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। बट जो उसको सस्टेन और उससे अगर आपको इनफैक्ट आरओआई ड्राइव करना है, इट विल कम थ्रू माइक्रो क्रिएटर्स, क्योंकि माइक्रो क्रिएटर्स ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं। एंड वहां पर अगर आप उनके कंटेंट, एंड अभी क्या हो गया है कि मेटा हैज स्टार्टेड गिविंग मोर एम्फेसिस टू योर क्वालिटी ऑफ कंटेंट देन योर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर योर व्यूज ऑफ योर रील्स ऑन इंस्टाग्राम। तो क्या होता है कि क्वालिटी का मतलब शूटिंग या कंटेंट जो कहते हैं, तो अगर वो माइक्रो क्रिएटर ने कंटेंट बहुत धुआंधार बना दिया, इट डजंट मैटर कि उसके 5000 फॉलोअर हैं, आपको उसके ऊपर 5 लाख व्यूज आ सकते हैं। तो आई थिंक आरओआई आपका निकल सकता है थ्रू माइक्रो क्रिएटर्स, एंड ब्यूटीफुल अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग कैन हैपन थ्रू द मैक्रो क्रिएटर्स। मे बी दैट्स हाउ यू स्प्लिट इट अप। तो बेसिकली मैक्रो को इसलिए लोग बस बन जाएगी, सेल वो नहीं ला पाएंगे इतनी जितनी एक्सपेक्टेड है, और माइक्रो में क्योंकि खर्चा ही कम है। मान लो एक बंदा माइक्रो में आप कह रहे हो 1 लाख के बजट में मान लो 5 इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं। 5 नहीं सर, 25 इन माइक्रो ना, 1000 से 2000 रुपए के रेंज में आपके माइक्रो क्रिएटर्स के कैंपेन्स बन जाते हैं सर। फिर तो ठीक है, 1000 रुपए में तो कोई आदमी का कोई 2 लोगों ने भी देख लिया तो आरओआई तो निकली हुई है। आज की रेट में ऐसा हो गया कि रनिंग एड्स इज द ओनली बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सारी चीजें इक्वल है, आपने 10 कंपनियों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, 10 के प्रोडक्ट सेम है या 10 के प्रोडक्ट यूनिक है, सबका अपना अपना है। लेकिन अब सक्सेस इस पे डिपेंड कर रही है कौन कितने अच्छे ऐड चला रहा है। मतलब मैंने 10 करोड़ रुपए के ऐड अगर चलाए, मेरी आरओआई सारा 3 का, कि 10 करोड़ खर्चा करके मेरी 3 करोड़ की 30 करोड़ की सेल आती है। अगेन मेरी 30 करोड़ की सेल है मंथली, तो मैंने साल की सेल है मेरी 350 करोड़ की। मैं गया हमारे इन्वेस्टर के पास, सर सेल्स का 3x, वो 1000 करोड़ का ब्रांड बन गया। तो अगर मैं 10 करोड़ के ऐड ढंग से चला पा रहा हूँ, 3 करोड़ की 3 की आरओएस पे, करेक्ट, मैं तो 1000 करोड़ का ब्रांड बन गया। करेक्ट। तो प्रोडक्ट में ठीक ठाक ध्यान दे लो, कोई बुरी बात नहीं है, देखो थोड़ा करेक्ट। बट मेन गेम तुम्हारा है कितने अच्छे ऐड चलाते हो, ये सही है कि गलत है? सर रनिंग एड्स एफिशिएंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अगर आप उसको एफिशिएंटली ना कर पाए तो ये तो जरूर है कि आपका बिजनेस नहीं बनेगा, फॉर श्योर, राइट। बट सर आपकी जो आप कह रहे हो 3 की रोआस, वो 3 की रोआस तब निकलती है सर व्हेन यू गॉट ऑल द अदर एलिमेंट्स राइट आल्सो ऑफ द बिजनेस। वो सिर्फ ऐड चलाने में थोड़ी होती है। अगर आपका रिपीट रेट हाई नहीं है तो आपका 3 का रोआस निकलेगा ही नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर इज नॉट लाइकिंग, आपका होगा नहीं। आपका एओवी आपने ठीक से प्राइस नहीं की तो आपकी एओवी उतनी नहीं होगी जितना जिससे आपका रोआस करेक्ट होना चाहिए। बट सो आई वुड से running ads is only business is wrong, but without running ads correctly you have no business for sure, because अगर correct ROAS नहीं है तो सर मैं को एक्चुअली मैं इसको रिवर्स करता हूँ थोड़ा सा, कि आज की डेट में जब इन्वेस्टर सेल ही देख के वैल्यूएशन दे रहा है कि 300 करोड़ की सेल ना होगा तो 900 करोड़ की वैल्यूएशन, और बंदे को उठाना है फंड, करेक्ट। तो बंदे का फोकस हो गया सेल लाने पे, और सेल लाने का जो इफेक्टिव तरीका ये यार ऐड चला के ला दे, और तो कहां से लाएंगे, करेक्ट, कैसे भी ला दे, डिस्काउंट चला दे, जैसे भी, करेक्ट। तो आरओएस कम भी आ जाएगी, 2-3 नहीं आएगी, 1.5 आ जाएगी। पर ठीक है 10 करोड़ के ऐड से मेरा ये तो 1000 का अगर ROAS आया तो इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा आपको। तो इसलिए अगर आपका ROAS 3 आ रहा है, यू आर डूइंग समथिंग नॉट। बट आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया सर अभी, डिस्काउंट। ये इतना डेंजरस तलवार है, मैं जी चुका हूं उससे, मैं कट चुका हूं उससे, इफ बिकॉज इट इज अ ड्रग। आप डिस्काउंट देते हो, आपकी सेल ऊपर चली जाती है, फिर फाउंडर बोलता है अरे नंबर आ रहे हैं, चल वापस कर ले यार, चल वापस कर ले यार, टिल द टाइम की वो नॉर्मल हो जाता है।
एंड दैट इज सो डेंजरस. तो इसीलिए सर वो जो आप कह रहे हो कि वो रोआस है, उसके साथ यू हैव टू सी ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आर आल्सो बीइंग बिल्ड करेक्टली. तो मैंने तो इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग देखी है कि ये जो डिस्काउंट की तलवार बताई ना, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि द मोमेंट यू डू डिस्काउंट यू अट्रैक्ट दुनिया का मतलब कस्टमर मार्केट का जो कचरा है वो अट्रैक्ट करते हो. Correct. डिस्काउंट बोलते ही कौन आएगा आपके पास जो वेट कर रहा था कि यार मैं प्रोडक्ट तो तभी लूंगा जब कोई डिस्काउंट देगा. करेक्ट. तो अच्छा, बिजनेस आपका कैसे बनेगा? बिजनेस आपका बनेगा रिपीट से, बिजनेस Correct. आपका बनेगा रिटेंशन से. करेक्ट. ये आदमी बैठता ही वेट ही डिस्काउंट का करता है, तो ये बंदा तो रिपीट, इसने तो फर्स्ट टाइम बाय डिस्काउंट के लिए किया है, तो ये तो रिपीट भी डिस्काउंट के लिए करेगा, ये तो रुकेगा भी डिस्काउंट में ही. तो तुम्हारा जिंदगी में एलटीवी नहीं बनेगा, तुम्हारा जिंदगी में मार्जिन नहीं बनेगा, और तुम इसी को ट्रैक करे जा रहे हो. और जब एक फैक्ट्री में इतना ही माल बनेगा, इतनी सेल होगी, और ये सेल ये ले गया, नहीं वापस आएगा नहीं, और जो वापस आने वाला था उसके पास तो आएगा नहीं. करेक्ट, क्योंकि यही ले गए सारा. तो ये तो बहुत खतरनाक सा अजीब सा ट्रैप. मतलब डिस्काउंट देना, आपने सही कहा कि नॉर्म हो गया आज की डेट में. जो भी प्रॉफिटेबल हुई ना कंपनियां, वो डिस्काउंट देना बंद करके कि सेल टूटेगी टूट जाएगी. करेक्ट. जो जब इन्वेस्टर ने प्रेशर किया ना कि भाई सेल नहीं चाहिए भाई, तो प्रॉफिट ला, EBITDA ला, तो उसने कहा ठीक है टूटेगी सेल, वाया टूट जाते. तो उन्होंने जब कहा ना नहीं दे रहे डिस्काउंट, जिसको जाना है जाओ, तो वो जब वो लोग चले गए तो जो बचे उन्होंने दिया, उन्होंने जाके फाइनली प्रॉफिट दिया. करेक्ट. एब्सोल्युटली सर. तो सर एक चीज बोलता हूँ, कभी कभी मेरे को भी लगता है काफी केस में कि अभी जैसे मेरे पास एक बंदे से मैं कल मिला था, वो 9 करोड़ रुपए महीने के ऐड चलाता है और उसका बहुत बढ़िया बिजनेस है. वो बोला लेकिन भाई साहब मेरे को एक चीज हमेशा डर लगा रहता है, कल को मेटा ने पॉलिसी चेंज कर दी तो मेरा बिजनेस तो उसी दिन 60% डाउन हो जाएगा, मैं क्या करूं. तो ऐसे केस में जहां बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इस पे है, वहां अल्टरनेट रूट क्या होना चाहिए? सर आपको सारे चैनल्स डेवलप करने पड़ेंगे. अगर आप एक चैनल के ऊपर डिपेंडेंट हो, यू आर एट रिस्क. 100% at risk. सर बहुत चैनल है, आप कर सकते हो, अफिलिएट्स हैं आपके, जैसे जीपे पे कर सकते हो, क्रेडिट पे कर सकते हो, कितने सारे ऐसे ऐसे अलग अलग चैनल्स हैं. एंड इसीलिए सर इसमें अगर आपने कस्टमर अक्वायर किया, कस्टमर का डेटा अक्वायर किया, तो आपका CRM शुड बिकम योर मोस्ट पावरफुल चैनल. यू बिकम द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, क्योंकि फिर कस्टमर आपके पास है. आप अपने मैसेज, इन ऐप नोटिफिकेशन से कस्टमर को बार बार रीटारगेट कर सकते हो. सो बट दिस इज डेंजरस सर. अभी अगर आप देखो, ये एक्चुअली हो रहा है बाय द वे. अगर आप देखो अभी कुछ तो मेटा का नया पॉलिसी है, क्या हो रहा है, AI का कुछ हो रहा है, सबके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इट. मैंने अभी इतने ब्रांड्स के देखे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स के देखे हैं कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रहा है. किनके रीइंस्टेट हो रहे हैं, किनके रीइंस्टेट नहीं हो रहे, कोई रीजन नहीं, बट समझ में नहीं आ रहा क्या है. कुछ तो नथिंग, समथिंग चेंज ओवरनाइट. इमेजिन योर इंस्टाग्राम अकाउंट इज गॉन. एंड अगर आपने वहीं पे पूरा आपका डिपेंडेंसी रहा ऑडियंस का, you are finished, right? So it's a very valid point you have raised, and you have to make sure कि हम अलग-अलग acquisition channels रखें, and ideally try to acquire the customer's database yourself so that you can then have your own CRM retargeting them in the future. क्योंकि इसके बिना तो मतलब ये बात तो सही. और अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर में जिनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हो रहे सर, उनकी अर्निंग आधी से कम हो गई है. कई लोग मुझे ऐसे मिलता है कि राहुल भाई जितनी वीडियो बना के, जैसे हम जितना काम करके या जितने व्यूज पे पहले अगर 10 लाख रुपए आते थे, तो अब उतने 3 लाख आते हैं. कारण क्या हो गया? 2 पूल तो यूट्यूब का इतना सही है, अब यूट्यूब का पूल इतना हो गया होगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर तो इतने हो गए, तो बांट रहा तो उसको इतना में. तो जहां पे पहले लगता था कि यार मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, लेकिन मुझे 1 लाख आदमियों को बांटना है, तो सब कमा रहे थे. अब 2000 करोड़ रुपए है, लेकिन लेने वाले 20 लाख आदमी आ गए, तो फिर वैसे आएगा. तो ये धीरे धीरे अगर डिपेंडेंसी है तो दिक्कत तो है. एब्सोल्युटली. सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप स्पेशलिस्ट मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन के, कि फाउंडर्स को ऐसा लग रहा है कि यार एक्विजिशन शॉर्टकट, फंडिंग उठाओ, एक स्टार्टअप खरीद लो, फिर उसकी सेल आप में जुड़ेगी तो आपकी वैल्यूएशन फिर बढ़ जाएगी, फिर एक और ले लो, फिर एक और ले लो, जैसा आपने उस समय किया. क्या रियलिटी है इसकी? तो आप बता चुके सर. बाकी हो गए. सर मैं ये कहूंगा कि एक्विजिशन इज अ श्योर शॉर्टकट टू फेलियर. ये मतलब ये पक्की बात है. एंड ये हम जब उस टाइम पे होते हैं ना मोमेंट में, वो एक्विजिशन इतनी सेक्सी लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि एंड की बन गए. एंड मुझे भी लोगों ने कहा था, पीपल हु आई नो, कि यार मोस्ट एक्विजिशंस फेल. मैकिंजी कहता है 70% ऑफ एक्विजिशंस फेल. 70%. मतलब अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो, देयर इज अ 70% चांस यू आर गोइंग टू फेल. हार्वर्ड कहता है 90% ऑफ एक्विजिशंस डू नॉट गिव द वैल्यू दैट इट वाज इंटेंडेड टू गिव. आप जब एक्विजिशन कर रहे हो तो आपको ये वैल्यू समझ के ले रहे हो ना, कि मैं 100 रुपए दे रहा हूं, इससे सिनर्जी होके मैं 3 साल में 500 की वैल्यू बनाऊंगा या 200 की वैल्यू बनाऊंगा. 90% ऑफ देम डोंट डिलीवर द वैल्यू. फिर भी हम सब एक्विजिशन करते हैं. सर एक्विजिशन वो प्रेस में, मीडिया में, वो एक लाइन की हेडलाइन होती है,
acquired so and so and all. वो एक लाइन की हेडलाइन नहीं सर, वो 2 साल का इंटीग्रेशन प्लान इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. एक्विजिशन डजंट फेल, इंटीग्रेशन फेल्स. दैट इज व्हाट आई लर्नड एंड आई रियलाइज. अगर आप अक्वायर कर रहे हो, पहले तो आप प्लीज बी क्लियर क्यों अक्वायर कर रहे हो. कल्चर, अभी आप देखो, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्विजिशंस, Zomato, Blinkit. मेरे हिसाब से द रीजन व्हाई इट वर्क सो वेल इज दैट कल्चर. सेम कल्चर, दोनों स्टार्टअप कल्चर. नहीं Hustle सर, mindset. दीपिंदर एंड अलबिंदर वर सच क्लोज फ्रेंड्स. हम्म, तो कल्चर सर, एक्विजिशंस फेल ऑन कल्चर ओनली, इंटीग्रेशन में मर जाता है, राइट. एंड सो दैट्स व्हाई इफ यू आर अ फाउंडर थिंकिंग ऑफ एक्विजिशन, 2-3 रूल्स. फर्स्ट इज कि भाई आपकी करंट शिप, जो आपकी करंट कंपनी है, उसके सारे सिस्टम, प्रोसेस और प्रॉफिटेबिलिटी सेट है कि नहीं. अगर यहाँ आपकी कंपनी में आग लग रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, एक्विजिशन ऐड करके आपके आग 10x बढ़ने वाला है. सो फर्स्ट मेक श्योर योर करंट शिप इज ओके. ठीक है, ग्रेट, करंट शिप इज ओके. देन व्हाई यू वांट टू अक्वायर, कोई तो स्ट्रेटेजिक रीजन होगा, मुझे ये रीजन के लिए अक्वायर करना है. ग्रेट. Ask yourself, can you personally, as the promoter, for the next 2 years, be focused on the integration? If you are going to be stretched in 2-3 other things, या आपके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मत करो. क्योंकि अगर आप खुद पर्सनली इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं रहे, वो फेल होने ही वाला है. दैट्स द सेकंड लेसन. थर्ड लेसन, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग कॉस्ट ऑन व्हेन यू डू द एक्विजिशन. अगर आप ले कर रहे हैं एक्विजिशन, ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ऑन एनी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट if you can. And जो भी आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, do it before the acquisition, before the integration starts. तो ताकि वो मोरल और कल्चर ठीक रहे. अदरवाइज वो मोरल डाउन हो जाता है कि आफ्टर एक्विजिशन इमीडिएटली आपने इंटीग्रेशन में आपने एफिशिएंसी के लिए कॉस्ट कटिंग करी है, राइट. एंड फाइनली डील स्ट्रक्चर, उसमें गलती मत करना. वो साइलेंट किलर है, बाद में आके मारता है. उस टाइम पे लगता है एक्विजिशन हो गई, बट 3 साल बाद पेमेंट करनी है. वो अभी लगता है कि वो तो हो जाएगी. ट्राई टू जस्ट फिनिश अप द होल एक्विजिशन राइट. 100% अभी करो, कर लो. जो जितनी चादर है उतनी फैलाओ और खत्म करो. गेट ए गुड लॉयर, बता दे यार क्या करना है. और सर अभी एक चीज मैं पूछने वाला था, लेकिन अब आपने आंसर इसी में दे दिया कि बड़े ब्रांड जो है, जैसे HUL है, ITC, मैरिको है, तो एक्विजिशन भी निकले हुए हैं. ये तो हर 3-6 महीने में कोई ना कोई डील खरीद लेते हैं. लेकिन अगेन इनके सिस्टम सेट है, इनके कोई आग लगी हुई नहीं है. इनके पास मैनेजर्स हैं जो एक को इंटीग्रेट कर लेते हैं. दूसरा, इनका साइज इतना बड़ा है, ये खरीद रहे 300 करोड़ की चीज, इनकी रोज की सेल है 300 करोड़. करेक्ट. तो ठीक है यार, ऊंच नीच भी हो गई तो कोई बात नहीं, चलता है. एब्सोल्युटली. टाइम इनके पास 3 साल नहीं 5 साल में चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. 2000%. कल्चर तो अलग है थोड़ा सा. कल्चर स्टार्टअप कल्चर, some of the acquisitions have not worked for the bigger companies. तो ये तो है, तो कल्चर का भी तक, बट बिकॉज वो ऊंच नीच में कुछ होता ही नहीं है, इतना छोटा है, सराउंडिंग ऑफ एरर, क्या ही फर्क पड़ेगा. सराउंडिंग ऑफ एरर. करेक्ट. देयर. बट सर आप याद रखिए कि सारी बड़ी कंपनीज ब्रांड कंपनीज, वो अभी खुद के ब्रांड बनाते नहीं है, वो ब्रांड खरीदते हैं. एंड दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म आउटलुक सर, कि 10 साल पे उसको हम लोग ना धीरे धीरे करके बड़ा करके लेके जाएंगे. अभी पहला एक्विजिशन हमने देखा है HUL और मिनिमलिस्ट का, जो बड़ा है इन साइज in the startup world, in the brand category. 3,000 crore रुपया acquisition. Hats off to the minimalist founder. तो ये मतलब it will be interesting to see how that plays out, right? And some of these problems might come here because again 3,000 crores HUL के लिए तो it is around. मैं ये कहने वाला था यार, वो उसके लिए तो वो भी नहीं है मेरी बड़ी बात. 3,000 करोड़ क्या है उसके लिए? फिर वो साल का कितना 65,000 करोड़ का टर्नओवर या प्रॉफिट है, कुछ नहीं लेनी देनी. 10-15 दिन की सेल है उसकी. डिस्ट्रीब्यूशन मिथ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. अभी आपने इस पे बात की, थोड़ा इसको अलग एंगल से लेते हैं. स्टार्टअप को लगता है देखो ऐसा आपने प्रोडक्ट बना लिया, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दो, ई-कॉमर्स पे डाल दो, क्विक कॉमर्स पे डाल दो, हो गया. इसी से 100-200 करोड़ की सेल आ जाएगी, 500-1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा, बहुत है. ऑफलाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है. ये कि सोच सही है गलत है सर? ऑनलाइन ही रहो, ऑफलाइन जाके क्या करेंगे? सर इट इज अबाउट टाइमिंग. ऑफलाइन में आपको डेफिनेटली अर्ली स्टेज में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ऑफलाइन कैन बिकम योर ग्रेवयार्ड. ठीक है, ये मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से. ऑफलाइन इतना डिफिकल्ट है, ऑफलाइन का डीएनए अलग है. आप स्टार्टअप डिजिटल बना रहे हो, ऑफलाइन का डीएनए कंप्लीटली अलग है. ऑफलाइन में जिस तरह से माल बिकता है, आपको जो मैनेज करनी पड़ती है, जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको समझता ही नहीं ऑफलाइन में कितना, बाप रे, इट इज क्रेजी. आज सबका आपने मामाअर्थ का देख लिया था, ऑफलाइन में कितना बड़ा इशू हुआ था बाद में आफ्टर द IPO. करेक्ट. ऑफलाइन इज टफ फॉर एवरीबॉडी सर. इट इज नॉट अलोन टू मामाअर्थ, इट इज टफ फॉर एवरीवन. जब तक आप इतने बड़े ब्रांड नहीं हो कि लोग आपको मांग रहे हैं, ऑफलाइन इज नॉट इजी टू. तो माय सजेशन टू एवरीबॉडी इज कि आप अपना बिजनेस पहले ऑनलाइन बनाइए. ऑफलाइन इज अ मैटर ऑफ टाइमिंग. ओनली व्हेन यू फील योर ब्रांड इज वेरी स्ट्रांग, तो एकदम छोटे तरीके से
एक एक शहर मार्केट में, में, हाँ, वहां पर लॉन्च करिए, वहां से धीरे धीरे करके बनाइए। बट ऑफलाइन को बहुत, वो कहते हैं ना, चाय को फूक फूक के पिए, बस ऑफलाइन वैसे बहुत धीरे संभल के ट्राई करें, क्योंकि उसमें फेल हो गए, कॉस्ट ऑफ फेलियर इज वेरी हाई इन ऑफलाइन। अमेजिंग सर। मेरे को इसमें से क्या लग रहा है, मैं एक फाउंडर की तरफ बैठ के सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। फाउंडर कह रहा है मैं ऑनलाइन में मैंने झंडे गाड़ दिए, मेरी सेल कैसी जा रही थी, 5 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, तो मैं तो राजा बाबू, मेरे को तो सेल आ गई। और फिर जगह जगह हल्ले, मैं जहां जाऊं मुझे एज अ स्पीकर भी बुला रहे हैं, पैनल पे भी बैठ रहे हैं, वीडियो भी जा रही है, दुनिया फुल सेल्फी खिंचा रही है, तो मैंने तो फोड़ दिया। तो अब अगर मैंने दुकान खोली, मैं 100 स्टोर खोलूंगा तो दुनिया लाइन लग के मार लेगी। वो एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो जैसे ही भाई ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में, मान लो कि ऑनलाइन में अगर 10,000 करोड़ का माल बिकता था, तुम्हारा 500 का बिक गया, तो 5% मार्केट शेयर है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही तुम ऑफलाइन में उतरे, वहां तो 5,000 करोड़ भी ओशियन में ड्रॉप है, कुछ नहीं। तो यहाँ हो तुम, बताएं तुम्हें चीज, तो वहां पे वो आदमी समझ नहीं पाता। और वो इसी, और यहाँ ये ऑनलाइन है ही 5 साल में स्केलिंग का गेम, ऑफलाइन है 25 साल में स्केलिंग का गेम। एब्सोल्युटली, वही फंस जाता है। एब्सोल्युटली, उसको लगता है यहाँ 5 साल, तो यहाँ 3 साल। एब्सोल्युटली। तो भाई ये तो 25 साल लेगा। करेक्ट। सर सिटी एक्सपेंशन का एक मिथ है कि, ये भी मुझे बताना कि ये डेटा प्रूव करता है कई बार कि इंडिया की जो भी पैसा और लेनी देनी है वो है टॉप 10 सिटी में। तो तुम अपनी ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हो तो भी टॉप 10 में, या स्टोर खोल रहे हो तो भी टॉप 10 में, क्योंकि जो होगा यही होगा, नीचे जाके फायदा नहीं है। जैसे मैं अगर एग्जांपल, वैसे एक एनेक्डोट नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे जोमेटो है, वो आईपीओ के टाइम आया तो प्रॉफिट आने के लिए उसने कहा बहुत सारे लॉस मेकिंग स्टोर्स है वो खोल देते हैं, तो टियर 2 टियर 3 के जब बिल्ड किए तो प्रॉफिट आया, क्योंकि बोले ऊपर तो प्रॉफिट आता ही है, जब नीचे घुसने जाते हैं तब दिक्कत आती है। ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे थोड़ा रिस्क है। क्या बोलते हो उसमें? सर अगेन इट इज अबाउट, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड देन यू डिसाइड योर टाइमिंग। अगर आप टियर 2 टियर 3 के लिए बने हैं, वहां पर सर टियर 2 टियर 3, अभी वो टियर 2 टियर 3 नहीं रहा। वो भी गोइंग बैक टू हमारा जो पहला एक दूसरा पॉइंट था प्रीमियमाइजेशन का, वो भी प्रीमियमाइज कर रहा है, वो भी खर्चा कर रहा है, डेफिनेटली खर्चा कर रहा है। ऑफ कोर्स इज नॉट एज बिग अ मार्केट एज टियर 1 फॉर श्योर। तो आपका प्राइस पॉइंट आप देखिए, आपका प्राइस पॉइंट कौन से मार्केट के लिए फिट करता है। एट द सेम टाइम टियर 2 टियर 3 में कंपटीशन भी कम है, टियर 1 में कंपटीशन ज्यादा इंटेंस है आपके लिए। तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि आपका ऑडियंस बैठा कहाँ है। इज योर ऑडियंस प्राइमरीली इन टियर 1 और प्राइमरीली इन टियर 2 टियर 3? इफ इट इज प्राइमरीली इन टियर 1 देन वेट टिल यू गो टू टियर 2 टियर 3। पहले टियर 1 को ही पूरा बनाइए, वहां पर पूरा स्केल गेन करिए, फिर आप ट्राई करिए जाने के लिए। बट अगर आपका ऑडियंस टियर 2 टियर 3 ऑडियंस है, गो फॉर इट, एब्सोल्युटली गो फॉर इट। आप जो कह रहे हैं, जो ब्लिंकिट का कह रहे हैं सर, ब्लिंकिट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर डिस्काउंटिंग कम होती है, क्योंकि आपको 10 मिनट में चाहिए, वहां पर वो चार्जेस भी होते हैं, कन्वीनियंस फी भी होती है, तो दैट इज अ टिपिकली अ प्रीमियम पेइंग कस्टमर। तो दैट इज टिपिकली वो जो जोमेटो पे ने भी चीज किया था, जोमेटो ब्लिंकिट का सेम चीज है, क्योंकि वो जो कस्टमर है ना, घर बैठ के खाना मंगा रहा है, मेट्रो वाला मंगा लेता है, बाहर वाले को तो लगता है अरे मैं जाके ले आऊंगा, अभी फ्री तो बैठा हूँ, उसके बाद टाइम बहुत है, और वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी नहीं देता, कहता कौन देगा 20 रुपए, मैं जाके लेके आया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो मेट्रो वाले कहता है कि थक गए यार, बहुत ट्रैफिक है, मैं नहीं निकलूंगा, इतनी तो करेक्ट। आप कन्वीनियंस के लिए पैसा एक्स्ट्रा देने को तैयार। हाँ, वहां नहीं। सर एक और चीज है, ये भी आपके लिए पर्सनली, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आउट देयर, फंडिंग लेना हमेशा अच्छा होता है क्या? जैसे आपने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा अच्छे किए, तो कई बार तो ये कहते हैं भी फंडिंग लेना अच्छा होता है, जितना पैसा रहेगा, आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपके पास पड़ा है, बच जाओगे। कई बार आता है कि आप जितना पैसा उठाते हो उतना ज्यादा फिर आइडियाज और उतनी ज्यादा वेस्टेज होती है और उतना ज्यादा आप जाते हो, तो पैसा कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और क्या ज्यादा पैसा लेने से नुकसान भी होता है? सर जो भी आपने कहा, दूसरी बात की पैसा लेके फिर आइडिया भी ज्यादा आपको लगता है आप सब कर सकते हो, और फिर अल्टीमेटली थिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना फिर तो। बट ऑल्सो एंटरप्रेन्योर फील्स क्या है, वो अभी ये भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, एंड वो तो मैं गुजर चुका हूँ उससे, वो तो मैं फर्स्ट हैंड देख चुका हूँ कि पैसा रेस कर दिया एंड बस और बड़ा 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 करते गए विदाउट एक्चुअली मेकिंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर, उससे क्या डिजास्टर आ सकता है। सो फर्स्ट थिंग सर, फर्स्ट इज कि यू शुड टेक उतना पैसा जितना आपको जरूरत है, एंड ऑफ कोर्स बफर आपको थोड़ा बहुत रख के फॉर अ बैड डे डू इट। बट मेन सर मैं कहता हूँ कि आप यू शुड जस्ट बिकम मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप धंधा बना रहे हो, अगर मैंने जब मेरा सीरीज डी क्लोज किया था एंड वो पैसे आ गए थे बैंक में $100 मिलियन, उस टाइम पे अगर मैंने अपने आप को बोला होता अभी ग्रोथ वो छोड़ो, बस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, ग्रोथ डी ग्रोथ भी हो गई 20% कोई बात नहीं, एक शांति से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, और ये जो पैसा रेस किया है इसे टच नहीं करेंगे, इसको प्रॉफिटेबली बनाएंगे, सर आज मेरा आईपीओ हो रहा
बट सो आई थिंक कि हाउ टू यूज द मनी द एंटरप्रेन्योर इज थिंकिंग. इसमें आप यू कैन नॉट से कि ये इन्वेस्टर का इशू है, ये है, वो है, राइट? इट इज द एंटरप्रेन्योर. क्यों इन्वेस्टर भी तो जो एंटरप्रेन्योर ने बोला है करेगा उसके बेसिस पे तो आया है. तो एंटरप्रेन्योर देन इज ट्राइंग टू डिलीवर ऑन दैट, करेक्ट? I think definitely too much money is a problem. Too little money is a problem. And how much is the right money is also a It's problem to also a solve. So, कम भी दिक्कत, ज्यादा भी दिक्कत, पैसा नहीं दिक्कत. what is the right मोह माया को त्याग दिया जाए. That's like, but cash is not neutral for sure. Cash is not neutral. It is, there is stuff like good money, there is stuff like not so good money. So before you take money, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए क्यों ले रहे हो, एंड टेक ओनली हाउ मच यू, राइट? एंड ट्राई टू बिल्ड योर बिजनेस इन अ वे वेयर आपको कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है. दैट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड बिजनेसेस, व्हिच ऑब्वियसली आई विश आई हैड फॉलोड माय ओन एडवाइस, राइट? बट सो दैट्स हाउ आई वुड थिंक अबाउट कैश, सर. कि लुक, कैश इज नीडेड, धंधा बनाना मुश्किल है उसके बिना. एंड सो व्हेन यू आर गेटिंग टू रेज, उसमें दूसरी चीज ये होती है ना सर कि हमारा जो स्टार्टअप वर्ल्ड में है ना, कभी वो नॉर्मल टाइम नहीं होता है. वो कभी नॉर्मल भी पैसे नहीं मिलते. या तो फैमिन होता है या फ्लड होता है. तो या तो आपको मतलब भूकंप है, ₹1 नहीं मिल रहा है, एक पानी की बूंद नहीं मिल रही है आपको, या इतना मिल रहा है कि बाढ़ आ रही है पूरी की पूरी, राइट? एंड इसलिए हम फिर ठीक से सोच भी नहीं सकते ना कि या तो आप मर रहे हो ₹1 के लिए, दूसरा या तो इतने पैसे, अरे भी क्या करूं, चल ये भी करते, वो भी करते, वो भी करते, ये भी करते, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? आई कैन क्रिएट द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन 5 years, राइट? तो इट्स अ टफ वन. एंड आई वुड से द बेस्ट थिंग इज दैट हैव अ मेंटोर अराउंड यू, जो ये सब कुछ देख चुका है या थोड़ा बहुत सीनियर है, जो आपको गाइड कर सके ठीक से. जब भूकंप भी आ रहा है, आपको गाइड कर सके कि भाई डोंट वरी, ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, तो बस सिस्टमैटिकली बनाते रहे, सर्वाइव करते रहे. या जब फ्लड आ रहा है, वो बोल रहा है कि भैया भय मत फ्लड में, अब तू ना एक्चुअली कंसोलिडेट कर, तो सबसे हार्ड चीज हो गया, आ गए पैसे तुझे जो चाहिए थे, अब तू उसको ऐसे कर कि ऐसा लास्ट करे, पैसा 10 साल तक लास्ट करे कि तुझे कभी पैसे की वापस जरूरत ही नहीं पड़े. सो आई थिंक हैविंग दैट गाइडिंग फोर्स समवेयर विद यू इज ग्रेट. ऑल्सो क्या होता है, जब बहुत सारा पैसा आता है आपके पास, इन अ वे इट इज अ साइन ऑफ सक्सेस. क्या होता है सर, जब इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस ना, तो लोग भी आपको बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो जो कर रहा है ठीक ही है. तो पीपल ऑल्सो हेजिटेट टू से थिंग्स टू यू, राइट? यार इसको मैं क्या बोलूं, ये तो इतना करके बैठा, मैं भी क्या यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन जो आपके साथ बोलेगा, बात करेगा आपके साथ, राइट? और बोलेगा कि ऐसे कर वैसे कर. सो देयर आर लॉट ऑफ नुआंसेस टू इट. सो हाँ सर, बट रेजिंग मनी इज इंपॉर्टेंट, एंड हु यू रेज इट फ्रॉम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो केमिस्ट्री जिससे आप पैसा ले रहे हो सर, ओ गॉड. अभी हमारे एक फाउंडर है, आई सॉ उनकी एक इन्वेस्टर के साथ केमिस्ट्री नहीं बैठी थी. इवन दो इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, फाउंडर भी बहुत अच्छा है, बट वो फाउंडर को थोड़ा केमिस्ट्री नहीं लग रहा था ठीक. फाउंडर ने मना किया, बहुत रिस्पेक्टफुली मना किया कि सर केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है. एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू ऑनेस्टली, बिकॉज वो आपके द केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द एक्चुअल पर्सन हु इज डूइंग द इन्वेस्टमेंट विद यू. सो दैट्स द अदर थिंग आई वुड से टू वॉच आउट फॉर व्हेन यू आर रेजिंग मनी. सर एक और चीज है, जैसे अभी अपन कहते हैं भाई 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न थे, अब तो कम हो गए, यूनिकॉर्न 100 से नीचे आ गए, करेक्ट. लेकिन ठीक है, जब 120 थे तो उसमें से 90-95 लॉस में थे. करेक्ट. इसके पीछे क्या लगता है, वो क्या रीजन है लॉस आने के पीछे? मॉडल ठीक नहीं है, या एंटरप्रेन्योर का एम्बिशन है, या इन्वेस्टर का प्रेशर है? मतलब रीजन क्या है इतने यूनिकॉर्न के लॉस में रहने का? सर एक तो ये यूनिकॉर्न इसलिए बने मोस्ट ऑफ देम बिकॉज दे शोड क्रेजी ग्रोथ. इन लोग का अगर आप देखोगे, इनका ग्रोथ वुड हैव बीन, आपको सर पता है, माई ग्लैम, गुड ग्लैम ग्रुप became a unicorn before anyone else in beauty brand category in India, जबकि मैं लास्ट शुरू हुआ. अच्छा, फर्स्ट यूनिकॉर्न थे, फर्स्ट ब्रांड के. नाइका तो ऑब्वियसली वाज यूनिकॉर्न एज मार्केटप्लेस, बट विद इन ब्रांड आई वाज द फर्स्ट यूनिकॉर्न. करेक्ट. क्यों? क्योंकि मेरी भयंकर ग्रोथ थी. 50 करोड़, 200 या 250 करोड़, 650 करोड़, 2 year जर्नी. इट वाज क्रेजी, राइट? जब मैं 50 करोड़ के रेवेन्यू पे था, तब मामा अर्थ 500 करोड़ के रेवेन्यू पे था. करेक्ट. एंड इमेजिन मैं यूनिकॉर्न पहले बता, बट ऑब्वियसली I was fragile, मेरे systems correct नहीं थे, that's why I collapsed, and आज Mama Earth is on the IPO, correct? So ये I would say कि the markets reward high growth, and that's why you see unicorns with high growth becoming companies with high growth becoming unicorns. For that high growth, you're paying a price that is seen in profitability. But also अभी जब investor के expectations change हो जाते हैं, and investors only tell you कि focus more on now profitability. So then automatically now you are seeing a lot more companies getting profitability. And also sir, last 2 साल में इतने IPO हो गए हैं अभी हमारे स्टार्टअप्स के, and आगे भी होते रहेंगे.
वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि आईपीओ में तो प्रॉफिटिबिलिटी इवेंचुअली तो लाना ही पड़ेगा, चाहे 3% ले आए, हाँ पर वो तो लाना ही पड़ेगा आईपीओ आपको। कितने लाना पड़ता है, कैसे भी लाओ लाते हैं। अभी जोमेटो का एक आया था मतलब लास्ट क्वार्टर में, तो उसका जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट एफडी के ब्याज से था। जितना पैसा रेस कर रखा है ईपीओ का पुराना, वो पैसा पड़ा है तो एफडी में पड़ा है, तो एफडी में पड़ा है तो उसका ब्याज आता है, तो जो उसका ब्याज था वो एक्चुअल में लॉस था, पर एफडी का ब्याज इतना था कि उससे प्रॉफिट दिखाया था, तो वो अदर सोर्सेज से था, तो था ही कि इन्वेस्टर डिसाइड करता है क्या कि फाउंडर को भगा के जल्दी जल्दी ग्रोथ लाओ ग्रोथ लाओ ग्रोथ लाओ, फिर कहता नहीं नहीं प्रॉफिट लाओ, तो ये गाइड करने वाला इन्वेस्टर है या आपका फाउंडर है? सर कहानी उसके एक स्टेप पहले शुरू हो रही है। ठीक है, फाउंडर ने क्या प्रॉमिस किया, ठीक है। जिससे इन्वेस्टर अंदर आया। फाउंडर बोला ग्रोथ दूंगा तो वो ग्रोथ के पीछे भागेगा, फाउंडर बोला प्रॉफिट दूंगा तो प्रॉफिट के पीछे भागेगा। तो पहले कहानी वहां से शुरू होती है, फिर हर कहानी में ट्विस्ट तो होता ही है, कोई भी कहानी लीनियर तो चलती नहीं है लाइफ में, स्टार्टअप में तो डेफिनेटली नॉट, राइट। तो बट आपने इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन आप एज ए फाउंडर ने सेट करे, मैंने सेट कर एज अ फाउंडर इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसी एक्सपेक्टेशन से फाउंडर इन्वेस्टर अंदर आया। दैट एक्सपेक्टेशन कैन बी एनीथिंग, कि मैं आपको 15% ग्रोथ बट 5% एबिडा बिजनेस दूंगा, या दैट एक्सपेक्टेशन कुड बी कि मैं आपको 200% ग्रोथ दूंगा, एबिडा पता नहीं देखेंगे, राइट। तो इन्वेस्टर कम्स द एक्सपेक्टेशन, फिर मार्केट स्टार्ट चेंजिंग, मार्केट समटाइम्स डिमांडिंग ग्रोथ, मार्केट कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी डिमांड करे, जो आपका अभी का सिनेरियो हो गया। तो जब वो होता है देन डेफिनेटली द बोर्ड इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, ठीक कि भाई वी नीड टू नाउ स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, आप फिगर आउट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करोगे, एंड सो मार्केट फोर्सेस देन स्टार्ट डिसाइडिंग कि व्हाट डायरेक्शन द कंपनी शुड बी गोइंग इन। एंड इन ऑल ऑफ दिस अगेन आई एम सेइंग सर कि अगर आप अपने मास्टर ऑफ डेस्टिनी बन गए, ऑफ योर ओन डेस्टिनी, कि आप बिजनेस ऐसा बना रहे हैं कि आपको एक्सटर्नल पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो एक्सटर्नल पैसा आया दैट्स गुड, बट जरूरत ही नहीं है, देन आप बस बिजनेस, देन यू डोंट केयर अबाउट मार्केट कंडीशंस, आप अपना सिस्टमैटिकली अपना बिजनेस बनाते रहो, 20 साल का व्यू लो एंड करेक्ट थिंग करते रहो। एक है ना कि जैसे भी आपने कहा, जैसे आप सारे स्टार्ट इतने आईपीओ लिया है, इतने लाने वाले हैं, तो अब डिसिप्लिन धीरे धीरे लाना ही पड़ेगा, और डिसिप्लिन आ रहा है, लोग सुधर रहे हैं। तो देखिए लोग आईपीओ विलिंगली ला रहे हैं टू बिकम बिग, और इनको लाना पड़ रहा है क्योंकि पुराने फंडर कह रहे हैं फंडिंग नहीं मिलेगी, हमें तो एग्जिट दो, उनके एग्जिट का टाइम आ गया, नए लोग मिल नहीं रहे, तो करेगा यार आईपीओ लाए, तो आईपीओ ला रहे हैं फॉर ग्रोथ, ये लाना पड़ रहा है बिकॉज नो फंडिंग फ्रॉम एल्सवेयर। सर एक्चुअली आईपीओज होना स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना साइकिल कंप्लीट नहीं होता सर। आज जब इन्वेस्टर्स, आप सर देखिए इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका और चाइना के पीछे, मतलब द काइंड ऑफ वीसी मनी दैट इज देयर इन इंडिया, एंड सर इंडिया में पिछले 15 साल से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, बट एग्जिट्स नहीं हो रहे थे सर। अगर एग्जिट नहीं होगा तो फिर अगला इन्वेस्टर आगे कैसे करेगा ना, एक फंड करके फिर तो दूसरा फंड करेगा ही नहीं वो, एंड आईपीओज बिकम अ प्लेस फॉर देम टू गेट एग्जिट आफ्टर कंपनी स्केल्ड, क्योंकि एक बार कंपनी बड़ी भी हो गई तो कितने खरीदने वाले भी इतने कम हो जाते हैं ना। 100 करोड़ के रेवेन्यू पे बहुत खरीदने वाले हैं, 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे खरीदने वाले कितने कम लोग हैं, who can afford to pay 3,000-4,000 crores for a company. So IPOs are critical. It shows the maturity of a startup ecosystem. So ये जो हमारे इंडिया में हुआ है पिछले 2 साल में with the IPOs is actually fantastic, and वो हमारे फाउंडर्स के लिए, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगले 10-15 साल तक सेट करेगा, क्योंकि इट विल एंश्योर कैपिटल फ्लोज आर कमिंग इनटू द सिस्टम। क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स आए थे सर इंडिया में पिछले 15 साल में, सबने अपने नए फंड अनाउंस किए, सबके फंड 2x 3x 4x हैं टू द ओल्ड फंड, तो वो कैपिटल अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, एंटरप्रेन्योर्स में ही जाएगा ना, स्टार्टअप में ही जाएगा। सो आई थिंक IPOs are a natural progression of the startup ecosystem. First. Second is कि जब आप IPO लेके आ रहे हो, now this is where some companies could be making a mistake. You have to be ready. Ready मतलब क्या? यही नहीं कि बस मैंने एक revenue milestone बना दिया, are you ready कि consistently quarter on quarter आप deliver कर पाओगे? चाहे वो साल का 15% भी ग्रोथ हो, कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंटली डिलीवर करो एंड आपका बॉटम लाइन कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता रहेगा, राइट। क्योंकि आईपीओ में ना सर आपकी वैल्यूएशन आपके हाथ से निकल जाती है। जब आप प्राइवेट हो वैल्यूएशन तो आपके हाथ में भैया, मौसम अच्छा चल रहा है, उसका मूड अच्छा है, कुछ भी भाग लो, एंड मौसम जब खराब चल रहा है तो फंड रेजिंग मत करो, आप अपने पुराने वैल्यूएशन पर अटके ही हो, 2-3 साल निकाल लो जब वापस मौसम अच्छा नहीं हो। पब्लिक मार्केट में ऐसा नहीं है सर। हाँ तो एक खबर पे उधर मिसाइल चली, इधर वैल्यूएशन नीचे, तुमको कुछ करना भी नहीं है, तुम तो प्रॉफिट करो, तुम सेल करो, कुछ ही करो, उधर मिसाइल चली, तुम्हारा वैल्यूएशन आपके हाथ से पूरा गया। सो इट इज इन अ वे आपका रोज पब्लिक ऑडिट हो रहा है।
That is what IPO is. So are you ready for that? Are you a company that is steady and solid कि वो अभी consistency deliver कर पाए? IPO is all about consistency. आप बोल दो मैं 10% ही ग्रो करूंगा, बट देन वो कंसिस्टेंटली आप डिलीवर करो, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा 10% के हिसाब से अच्छे से, राइट? So that is what, so good that IPOs are happening. Yes, some companies that are not ready for IPO are jumping too early in it, okay, but वो भी सीख जाएंगे in time to come, because the others will learn, because उनकी वैल्यूएशन ऐसी ड्रॉप होगी, others will learn, फिर वो डरेंगे कि बोले अरे वेट करो यार, एक साल और जरा कंपनी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर मार्केट पे जाते हैं. सो आई थिंक that's how I think about IPO. सर अब आपके कुछ पर्सनल लाइफ में मैं आ रहा हूँ, बहुत सारी और चीजें जो आपके लाइफ से रिलेटेड है और उसमें सजेशन बहुत सारे आते हैं. सबसे पहला, आपने यूनिकॉर्न भी बनाया, 600 करोड़ की सेल की, फिर इशू हुआ 2 साल में, वो नहीं रहा. इस पे क्या आप टिप देंगे कि जैसे आपने, वैसे आपका बहुत वो फेमस टू बिग टू वाला था, मुझे ध्यान है, पर आईफोन की आप इसको रिपीट करें यहाँ पे ऑडियंस के लिए कि क्या गलती थी और क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि टू अवॉइड इट. करेक्ट सर, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कब मेरा मोमेंटम ट्रैप बन गया. ठीक है. वो कैसे बना? बिकॉज जो मैंने कहा, मेरे 3 लीवर थे. आई डिड टू मच, आई डिड टू बिग, आई डिड टू फास्ट. अब ये क्या होता है सर, ये हर एक एंटरप्रेन्योर का ड्रीम भी होता है. मैं ये भी जल्दी से यूएस में बहुत सारा कर लूं, और बहुत बड़ा कर लूं, बहुत जल्दी गई, ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और सब कुछ ये स्केल पे कर सकता हूँ, और सब कुछ आज ही कर सकता हूँ, राइट? अभी क्या होता है कि वो जब आप छोटे हो और आप कर रहे हो, आप मैनेज करके उसको एक पॉइंट तक ले आओ, बट वहां पे वो घोड़े की लगाम कब खींचना, दैट इज द, जो हम ब्लाइंड हो जाते हैं उसके लिए. तो वो चीज आपको वॉच आउट करनी है 100%. एंड याद रखो कि इसका एक बहुत सिंपल टिप है. जब आप ग्रो कर रहे हो पागलों जैसे, ठीक है सर, क्योंकि ये मुझे बहुत लोग ने पूछा, ठीक है यार दर्पण, आप कहते हो कि लर्न व्हेन टू पुल बैक, ठीक है, बट हाउ डू यू नो व्हाट इज द राइट टाइम? और सर मैं एक इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, वो एनवायरनमेंट ही बहुत खराब होता है. मतलब आपके एम्प्लॉय कह रहे हैं हाँ चलो चलो चलो, इन्वेस्टर कह रहे हैं चलो चलो चलो, मीडिया कह रहा है देखो देखो देखो, तो आप कह रहे हो मीडिया में वाहवाही हो रही है, एम्प्लॉय वाहवाही कर रहा है, इन्वेस्टर वाहवाही कर रहा है, कहीं कोई रुकने का साइन ही नहीं है. मतलब कोई भी एक आदमी नहीं है जो कह रहा है रुक जा. एम्प्लॉय कह रहा है सब मजा आ रहा है और खींचेंगे, इन्वेस्टर कह रहा है भाई बढ़िया है, अगला क्वार्टर में फोड़ देना, मीडिया कह रही है इन्होंने ये कर दिया, अब ये कर दिखाएंगे, तो फिर तो जब पूरा डिलीवरी सब गड़बड़ाए हुए, तो वहां कैसे पुल बैक करे? सर यही तो एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दैट शिप. एंड इसमें सर मैंने बहुत सोचा इसमें कि व्हाट इज दैट, हाउ डू यू डिसाइड कि दिस इज द राइट मोमेंट टू डू इट. आप उस टाइम देखो कि विथ योर ग्रोथ आपके प्रॉब्लम कंपाउंड हो रहे हैं कि आपके सक्सेस कंपाउंड हो रहा है. आपको एक सिंपल मैं देता हूं कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं गया 100 से 200 करोड़, तो जब 100 से 200 करोड़ गया मैं, उसमें कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन और खराब हुआ कि और इंप्रूव हुआ, मेरा रिटेंशन रेट खराब हुआ कि इंप्रूव हुआ. ये अगर आप इस पे देखोगे तो देन तो चाहे फिर सब लोग आपके आजू बाजू कुछ भी कह रहे हो, एज अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो, नहीं भाई अभी ये थोड़ा डेंजरस हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, विद ग्रोथ सक्सेस इज नॉट कंपाउंडिंग, प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडिंग. एंड वही हुआ कि जो पेट्रोल डीजल गाड़ी को चला रहा था और गाड़ी को दौड़ा रहा था, उसी ने अल्टीमेटली गाड़ी वो कब इट बिकेम फ्यूल फॉर द फायर, वो समझा नहीं, इंस्टेड ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट्स, वॉच आउट फॉर, आर योर प्रॉब्लम्स इंक्रीजिंग, the fires increasing, or is your successes improving? That's it. सर इसमें बहुत अच्छी एनालॉजी मेरे को भी, या मुझे करेक्ट करना इफ आई एम राइट, मैं उसको क्रिकेट से मेरे को सर, मुझे ना एक्चुअली वो जो लेगेसी बनाते हैं ना लोग, मैं केस स्टडीज इतनी मैंने करी है, मुझे तो वो पसंद आते हैं जो 30 साल में कोई चीज बनाते हैं ना, कि 30 साल में चीज बनी और जीरो से प्रॉफिटेबल बनी. तो मुझे तो लॉस समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं स्टार्टअप वर्ल्ड से मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इसलिए रहता हूँ, लॉस ही समझ नहीं आता है ये कैसे हो गया, क्योंकि जीरो से उठे 1 रुपए की वैल्यू है, लॉस कैसे कर सकता है कोई. तो मैंने यह एनालॉजी यहाँ से पकड़ी और ये हर उसमें पकड़ता हूँ. सिंगिंग में भी मैंने देखी, जैसे मान लो कोई स्टार है, अच्छे गाने गा रहा है, उसके गाने हिट होने लग गए, तो जो गाने हिट होने लग जाते तो किसी में एरोगेंस आ जाता है, मेरे हर गाना हिट है, और फिर वो अवार्ड शो और फिर कंट्रोवर्सी और एन नंबर ऑफ चीज में जाता है, और इतना सब करता है ना, गाने से फोकस हट जाता है. गाने नहीं तो पहुंचाया था, गाना हट गया तो गाना बंद तो सब बंद. और एक है भी ऐसे टाइम में हम कहते हैं भाई लता मंगेशकर जी कि भाई सब कुछ होता रहेगा साइड में, मेरा 4 घंटे रियाज है, मैं वो नहीं छोड़ती, बाकी कुछ भी होता रहे दुनिया में, रियाज तो है, तो बनता 50 साल का करियर.
तो वहां पे जैसे सचिन अगेन कि भाई कोई क्रिकेटर है बहुत फेमस हुआ 2-4 सेंचुरी मारी Correct. तो अच्छा, फिर उससे अफेयर बॉलीवुड की हीरोइन से भी अफेयर हो गया और फिर अखबार में भी आ गया और फिर ये गैजेट भी खरीद लिया और आदमी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्रिकेट से अगर ध्यान हट गया तो ये सब चला जाएगा। और उधर आता है हमारा सचिन, कहता है भाई कुछ भी होता रहेगा, 4 घंटे नेट प्रैक्टिस चलेगी, तो फिर बनता है सचिन। तो ये आपका यहाँ पे ये है कि आपका जो कोर है जिसने आपको सब कुछ दिया, Correct. आपका आइडिया, आपका विजन, आपकी ग्रोथ, आपके नंबर्स, वो अगर कंसिस्टेंट है तो ये बाकी सब नॉइस है तो बाकी सब हो जाएगा। Correct. अब तुम इसको छोड़ के नॉइस में चल गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। Very well said, Rahul. तो सर इस पे मेरा अगेन इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कि क्या फिर मैं फंड लेके फटाफट स्केल फास्ट पे ध्यान दूं या मैं चुपचाप बूटस्ट्रैप करता रहूं और धीरे धीरे बिल्ड करता रहूं? व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी? सर मेरे हिसाब से एवरी एंटरप्रेन्योर इन हिज लाइफ शुड गो थ्रू बूटस्ट्रैपिंग। ठीक। वो अगर आपको पैसा इजीली जल्दी मिल गया ना, तो वो आपको कभी रियलाइज नहीं होगा पैसे का वैल्यू एंड बिजनेस को कैसे एकदम ऐसे ऐसे टाइटली बनाया जाए। आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर, हर एंटरप्रेन्योर को शुरुआत बूटस्ट्रैप से ही करनी चाहिए, वही जोड़ जाड़ के कैसे करके, फिर डेफिनेटली फंडिंग एट सम पॉइंट लगेगी स्केल के लिए, ठीक है। बट अगर आपने बूटस्ट्रैप तरीके से ठीक से करी हुई है तो फिर जब फंडिंग आएगी, hopefully at that time you will do your growth also sensibly. So my suggestion is everybody should go through bootstrapping and then raise funding at the right time. बूटस्ट्रैप अगर 10 साल किया है तो उसने प्रॉफिट देखा, 11वें साल फंडिंग उठा के प्रॉफिट नहीं दिखता ना, हड़बड़ा जाता है कि यार कहाँ गया मेरा प्रॉफिट। सर मैंने तो 12वें साल सुधर जाता है। मैंने देखा ही एंटरप्रेन्योर से हाँ कि वो लोग ने बूटस्ट्रैप करके 5 साल प्रॉफिटेबल थे एंड फिर उन्होंने पैसा रेज किया एंड फिर वो बोले अरे ये तो मेरा पहला साल लॉस हो गया, नहीं भैया मुझे वापस आना है। वो कंडीशनिंग है। Correct. अब जिसने पहले फंडिंग उठाया उसमें तो पहले साल से लॉस की कंडीशनिंग है, उसको प्रॉफिट की आदत नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है? एक आप उस पे भी थे पिच टू गेट रिच के पैनल पे करण जौहर के साथ, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, और आप यू आर जजिंग द फैशन एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल, वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था सर? सर बहुत अच्छा था क्योंकि वहां पर सीखने को मिल रहा था, नॉट जस्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स जो हमें पिच कर रहे थे, हमको मेंटोर कर रहे थे, बट आल्सो फ्रॉम ऑल द पैनलिस्ट, सबके व्यूज एंड यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप जब अक्षय सर को देखेंगे, ऑब्वियसली ग्रेट सुपरस्टार, एक्शन स्टार, बट उनका बिजनेस सेंस ऑफ ये जो आम आदमी को क्या क्लिक करेगा, एकदम इंट्यूटिव कहते हैं ना, एंड आई गेस दैट्स व्हाई वो बने जो बने, यू नो। हम तो लगता है कि बस स्टार ऐसे बन गए लोग, उसके पीछे आई एम श्योर वो दिमाग होता होगा। तो यू गेट टू सी जैसे अक्षय सर का इंट्यूटिव यू नो इंट्यूटिवनेस ऑन द आम आदमी मास मार्केट, ही वाज अनबिलीवेबल कि वो हाँ ये प्राइस पे तो ये चलेगा, ये बिकेगा, ये होगा, राइट, ऑल ऑफ दैट। सो ग्रेट एक्सपीरियंस सर। और सर मेरे को जैसे जहां तक मैंने वैसे करण जौहर सर के 2-4 पॉडकास्ट में सुने, बिजनेस सेंस तो उनका भी एक नेक्स्ट लेवल है। एब्सोल्युटली सर, बिजनेस सेंस मतलब जो बाजार पे पकड़ है ना कि यार ये चल रहा है और ये चलेगा, वो जिस तरह से आता है वो एक, जैसे अभी एक ट्रेंड की बात चल रही थी कि जो सोशल मीडिया वाले स्टार है ना, ये देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी पिक्चरें बनेगी। पहली पिक्चर वो भुवन माम के साथ धर्म प्रोडक्शन ही बना, वही करा रहे तो वो ट्रेंड आएगा तो ही कैपिटलाइज, और पहली पिक्चर वही आ रही है। Correct. तो जो भी चीज है ना, मतलब बिजनेस सेंस है तो सही। Absolutely. And Karan ka business sense is totally different from Akshay sir's business sense. They are totally Poles different. Poles apart. Karan को वो पूरा प्रीमियम मार्केट, ब्रांड्स, he gets it like this. मतलब वो he is a उनको वो प्रोडक्ट मैच है, उनकी पर्सनालिटी से मैच करता है ना, एंड वो खुद प्रीमियम ब्रांड। और उसमें सर आपको मैं करण का स्टोरी बताता हूँ, अनबिलीवेबल। तो मुझे करण जौहर के साथ लिपस्टिक करनी थी एंड कैसे भी करके, तब तक तो मैं यूनिकॉर्न बन गया था, तो इट वाज इजी। मैंने 1-2 फोन करे एंड मुझे पहले मीटिंग मिली करण के जो बिजनेस पार्टनर सीईओ है अपूर्वा के साथ। वो इज अ ग्रेट, उनका बिजनेस पार्टनर, ही रन्स धर्मा प्रोडक्शंस, सुपर्ब गाय। अपूर्वा हर्ड माय विजन एंड ही सेड हाँ साउंड्स गुड, चलो आई विल कनेक्ट यू टू करण। आई वेंट टू मीट करण। अभी सोचिए सर क्या विजन था, इमेजिन, विजन है कि ही इज अ मेल मूवी डायरेक्टर, एक्टर भी नहीं है, राइट, एंड फीमेल सेलिब्रिटी भी नहीं है, ही इज अ मेल मूवी डायरेक्टर, और उनको कह रहा हूँ मैं को आपके साथ लिपस्टिक बनानी है। अभी ये तो कहीं वर्ल्ड में कभी हुआ नहीं है, कौन से मेल मूवी डायरेक्टर के साथ कभी लिपस्टिक बनी हुई है, राइट। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज कन्विंस्ड, बिकॉज मैंने जो देखा था कि द फीमेल ऑडियंस लव्ड करण। लाइक अगर मैं अपने आजू बाजू देखता था, दे यूज्ड टू लव हिम। हिज माइंड वर्क्स सो फास्ट सर, इट वर्क्स सो फास्ट। I sat in front of him. I told him the idea. I said, Karan, I want to create a lipstick with you. I think women will love it. And you'll be perfect for it. He thought, and he said, he said, yeah, I think the idea is good. And then he says, what will you call it? What do you want to call it? I said, I haven't thought of a name.
He just looked like that. In less than 30 seconds, he looked back and he said, "We'll call it Pout." He gave me the name just like that. And I was like, "Oh, that's a great name." He said, "Yeah, perfect. ना देखो मैं कहीं भी जाता हूँ, wherever I go, all the photographers, they say Karan Pout, Karan Pout. And lipstick आप लगाते क्यों? For the perfect pout. That's it. Let's call it Pout. Done. मतलब this is how his mind works. 30 seconds. And all throughout जब उन्होंने campaign भी बनाया, सब कुछ किया. Super fast mind. Super fast mind. He understands marketing really well. He understands product brand really, really well. So he's a super fast mind. नॉर्मली अगर स्टार्टअप फेल हो जाता है, पैसे नहीं बचते, तो सब आदमी भी ठीक है, फाउंडर अपने रास्ते, इन्वेस्टर अपने रास्ते, और सब हो गया, ठीक है ना। अब आपने कहा कि जब आपका कोलैप्स हुआ, आपने कहा भैया देखो मैं एक फंड बना रहा हूँ, और इवेंचुअली जब भी मैं जो कुछ भी बिजनेस करके जो भी पैसे कमाऊंगा, मैंने जितने भी इन्वेस्टर का पैसा है, स्टेक होल्डर्स का पैसा लगा, आई विल पे बैक। और ऐसा स्टार्टअप की हिस्ट्री में अनहर्ड है, मतलब जब फेल हुआ तो फिर अब सब अपने अपने घेर गए, दोबारा कभी बात नहीं हुई, बोले बात खत्म हो गई, बट यू डिड दैट। तो उसके पीछे क्या सोचती है, ये एकदम अनहर्ड इनिशिएटिव आपने लिया। सर मेरा मानना ये है कि मुझे यहाँ तक जो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, इन सभी के कारण मिली। चाहे मेरी टीम हो, चाहे मेरे इन्वेस्टर हो, जो भी हो, अगर वो नहीं होते तो मैं पहुंच नहीं पाता उस स्टेज पे। एंड तो अगर मैं जो अगला करूंगा लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ तो है। चाहे उस प्रोजेक्ट में उनका पैसा नहीं है, चाहे उस प्रोजेक्ट में वो लोग मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, बट इन द मेकिंग ऑफ मी दे वर देयर। तो कैन माई स्टोरी बी सच कि आई ड्रेम्ट, आई बिल्ट, आई फेल्ड, I dreamt again, I built again. And when I built again, then the people who lost with me when I failed, I was able to make it back to them again. So I just felt that that is the thing to do. And I just hope, sir, कि अगले 5 साल में I can rebuild something that will be much bigger and everybody can see their monies again. सर अभी क्या कर रहे हैं, अभी करंटली राइट नाउ व्हाट आप किस में इन्वॉल्व हैं? तो राहुल जी, ये जब पूरा लास्ट ईयर जब मेरा कोलैप्स हो रहा था, उस टाइम में आई डिस्कवर्ड समथिंग अबाउट माई सेल्फ। वो मतलब सर वो दिन के ऐसा होता था कि मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बस इट्स आपको गालियां मिल रही है, ये हो रहा है, इट्स टफ, इट वाज वेरी हार्ड। ऑब्वियसली आप फेल कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। उसमें से मैं दिन में 2 घंटा निकाल लेता था यंग एंटरप्रेन्योर से बात करने के लिए। एकदम चांद से हुआ था, इट वाज नॉट प्लान, एंड उनको हेल्प कर रहा है, किसको इस चीज पे हेल्प कर रहा हूँ, उस चीज पे हेल्प कर रहा हूँ। और वो 2 घंटे में मुझे जो एनर्जी मिलती थी, वो जो अभी आप मेरे साथ एनर्जी देख रहे हैं, वो एनर्जी मुझे दिन मिल जाती थी टू लास्ट मी द होल डे। एंड आई रियलाइज कि दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि मैंने इतना भी सीखा है, इतना किया है, कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एबल टू वर्क विद अदर्स। उसको मैंने इवेंचुअली एंड ऑफ लास्ट ईयर इंस्टीट्यूशनलाइज किया। आई कॉल्ड इट को-फाउंडर सर्कल। एंड को-फाउंडर सर्कल का एक ही मिशन है, इट इज टू प्रमोट वेंचर क्रिएशन इन इंडिया, स्टार्टअप बिल्डिंग इन इंडिया। हमने उसमें एक एक्सेलरेटर किया है, जहां पे फाउंडर्स आते हैं 10-12 हफ्ता के लिए, एंड वी वर्क विद देम क्लोजली, गेट देम इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड दूसरा वेंचर स्टूडियो। वेंचर स्टूडियो, एंड हमारा ज्यादा फोकस वेंचर स्टूडियो में है। वहां पर हम इन्वेस्टर फाउंडर्स के साथ को फाउंडर बन जाते हैं, क्योंकि मेरी सम ऑफ माई की टीम मेंबर्स फ्रॉम माईग्लैम आर विथ मी, एंड हम साथ में मिलकर, हमने तो सब कुछ देखा हुआ है बनाने में, क्या मिस्टेक्स है, क्या बनाना है। तो देन वी हेल्प अदर्स, mostly focused on consumer and consumer tech only, to build businesses. तो उसमें बहुत मजा आ रहा है सर, because I'm working with so many different entrepreneurs, able to give so much there, and इसी को scale करेंगे सर। We will be launching a fund also soon that can then invest in all these companies. सर भी कोई फाउंडर अभी अपन को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आपके को फाउंडर सर्किल को, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, तो पहली बात किस तरह के फाउंडर को आप लुकआउट करते हो, क्या इस तरह के फाउंडर आप ढूंढ रहे हैं? और अगर कोई ऐसा बंदा ऑडियंस में से बैठा है अभी और वो आपको अप्रोच करना चाहता है, तो व्हाट इज द वे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा है, जस्ट हैपेंड, हमारे ज्यादातर फाउंडर्स तो टियर 2 सिटीज से आ रहे हैं। क्या सर इन बच्चों में द काइंड ऑफ हंगर, द काइंड ऑफ हसल दैट इज देयर, इट्स इनक्रेडिबल। लखनऊ, हरिद्वार, उदयपुर, incredible kids are coming in. So if you are a founder, if you only have an idea, we are not right for you. हम लोग आइडिया के एक स्टेज बाद के लिए करेक्ट है। आइडिया स्टेज पे देयर आर अदर्स, देयर इज एंटलर आउट देयर, देयर इज साउथ पार्क कॉमन्स, देयर इज एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, 2-3 एक्सेलरेटर्स हैं अगर आप आइडिया स्टेज पे हैं। हम हैं जहां आपका थोड़ा प्रोडक्ट बन गया है, देयर इज सम बेसिक प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड अभी आप बेसिकली आप 0 से 0.5 पे आ गए, ठीक है, एंड हम आपको 0.5 से
1 से 10 से 100 ले जाएंगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग, अगर आप फाउंडर हो, बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डोंट वरी कि आपको सब नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, हम बाकी सब कुछ कर लेंगे। बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर प्रोडक्ट, हैव इनक्रेडिबल हसल एंड हंगर टू डू इट, एंड सर दे शुड बी कोचेबल, बिकॉज क्या होता है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि दे आर ओपन टू ऑब्जॉर्बिंग। हमने सब देखा है, सो वी कैन टेल देम व्हाट टू डू, सो बट दे शुड डेफिनेटली अप्लाई। मैं दिन में कम से कम ऑन एन एवरेज 8 से 10 फाउंडर को मिलता हूँ। दैट इज जो आप कह रहे हैं जी, आपने कह रहे थे कि सचिन 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, लता जी रियाज करती हैं, तो मैंने ये मिशन बनाया है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इट बिकम्स 3 to 5 फाउंडर्स उस कॉल पे, और ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो दिन के 8 से 10 फाउंडर बस मैं मिलता ही हूँ, चाहे कुछ हो ना हो, डजंट मैटर। उनको गाइड कर लेता हूँ, 30 मिनट्स के कॉल होते हैं, आई गाइड देम, कहीं पे फिट लगा देन आई हैव द फॉलो अप डिस्कशन विद देम, एंड इट इज फैंटास्टिक, एंड आई सी फाउंडर्स फ्रॉम एवरीवेयर, एंड देयर इज सर नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ कि ये सक्सेसफुल फाउंडर बनेगा। सिंपल है कि बस हंगर होना चाहिए, हसल होनी चाहिए, एंड ऑब्सेशन होनी चाहिए, एंड अगर थोड़ा कोचेबल हो जाए, बट इट्स वंडरफुल। तो अगर आपके पास आइडिया है, आपने थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया है, एंड यू वाज वंडरिंग कि अरे मुझे फंडिंग भी उठानी है, मुझे 100 करोड़ का ब्रांड भी बनाना है, कैसे करना है, आई नीड अ पार्टनर, आई नीड अ को-फाउंडर, देन यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी और मैसेज मी। डन। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि भाई स्ट्रेस तो होता है और बिजनेस में तो बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें अगर मॉर्निंग से इवनिंग आदमी को स्ट्रेस है तो कैसे आदमी स्ट्रेस मैनेजमेंट करे? तो जो भी व्यक्ति सुन रहा है जिसको काम का, विजन का, सपनों का स्ट्रेस है, कैसे उसको मैनेज करे? उसका क्या लाइफस्टाइल में या कोई माइंडसेट में, ये माइंडसेट ऐसे सोचो मैनेज होगा, या कोई एनी एक्टिविटी यू डू टू हैंडल स्ट्रेस? Sir, the number one thing for stress management is for you to tell yourself कि भाई, the only way to deal with the stress is to face the stress, which means just show up every day. बस रोज सुबह उठो, खड़े हो, एंड वो बुलेट्स लो अपने सामने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बुलेट्स कम होते जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बुलेट्स फुल भी हो सकते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट? बट देयर इज नो एस्केपिंग स्ट्रेस। what is stress? Stress is कि it's going to be a tough situation, चाहे आज पैसे नहीं है बैंक में, सैलरी नहीं दे सकते हो, कि कल आपका कोई वेंडर के साथ टफ मीटिंग है, इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशन है, या आपका प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो स्ट्रेस जाएगा कैसे? वो जाएगा तभी अगर आप खड़े होके वहां पर उसका सामना कर रहे हो। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेस, डोंट थिंक ऑफ स्ट्रेस एज स्ट्रेस, थिंक दैट every day I have to just show up to the job. Whatever the job throws at me today, I will take it, right? It is hard, it is very hard, because क्या होता है, सुबह आपका बहुत स्ट्रेसफुल 2 घंटा निकला, कोई बहुत इंटेंस डिस्कशन थी, समझ लो कोई आपका बहुत की एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है आपको, एंड फिर उसके बाद आपके 4 मीटिंग है, फिर वो मीटिंग में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यू हैव टू ट्राई टू लर्न टू कंपार्टमेंटलाइज इफ यू कैन, बट जस्ट रिमेंबर, एंड ऑफ द डे you just have to wake up, boss, I have to just show up. You just show up every day, you have got 80% of the job done. एंड लास्ट सर, क्या वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस एंटरप्रेन्योर की लाइफ में नहीं होता है, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो वो आप एंटरप्रेन्योर मत बनिए, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाइए, कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आप हमेशा जॉब पे लगे रहोगे। आप कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे का बर्थडे हो रहा है, आप अपना ईमेल चेक कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो बीच में, कुछ हो रहा है, तो वो तो देयर इज नो चॉइस ऑन इट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वे ऑफ लाइफ, and that way of life means that is the way of life, there is no work life balance. लास्ट समराइज कर लेते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर का एडवाइस, कोई बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, क्या आप उसको फाइनली 2-3 पॉइंट दो? सर, मैं तो बहुत ही सिंपल एडवाइस है सब एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आपके पास आइडिया है, आप बिजनेस करना चाहते हो तो करो, सोचो मत। जब तक आप कूदोगे नहीं, कुछ आगे होगा ही नहीं। तो सबसे पहली एडवाइस, जंप एंड मेक इट हैपन। दूसरी एडवाइस, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आप अभी मर रहे हो, वो सब 99% सब यू आर जस्ट डाइंग एवरी डे, इट्स टफ, राइट? जस्ट मेक श्योर यू कैन सर्वाइव। रोज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कब आपका टाइम आएगा यू डोंट नो इट, और वो जब आएगा, ब्लिंकिट को देख लो सर, ग्रोफर्स तो डेड था, खत्म था, टुडे ब्लिंकिट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन इंडिया। ब्लिंकिट के पीछे जोमेटो है, जोमेटो बचा ही नहीं। आप एनवीडिया को देख लो, एनवीडिया गेमिंग कंपनी, चिप्स, वो लॉस्ट कंपनी था, टुडे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप। अगर लेकिन 20 साल पहले अगर वो he had not just kept going तो बनता नहीं था। सो जेनसेन वांगा का स्टेटमेंट है कि अगर मुझे पता होता इतना टाइम लगता है तो मैं करता ही नहीं। करेक्ट, ये लो, वो कहते मुझे तो पता होता ना कि ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए मैं मर ही नहीं करता, मुझे तो पता नहीं था। वो होते आज यहाँ पे आ गए। तो
एंटरप्रेन्योर्स की यही एडवाइस है, आइडिया है, कूदो, करो, एक बार कूद गए, हाथ पार मारो, जस्ट मेक श्योर यू स्टे अलाइव, सर्वाइव, आपका टाइम आएगा। सर रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं, क्विक 10 क्वेश्चंस। वन सेलिब्रिटी ब्रांड व्हिच यू लाइक द मोस्ट। किम कार्दाशियन का स्किम्स। वन ब्रांड जो कि सेलिब्रिटी का नहीं है, एनी ब्रांड जिससे आप इंस्पायर्ड बहुत हो। फेविकॉल। वन एंटरप्रेन्योर जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो। एक्चुअली फाल्गुनी नायर मैम। बुक रिकमेंडेशन। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आई डोंट नो आपने पढ़ी, रिचर्ड ब्रॉन्सन की बायोग्राफी है, पुरानी बुक है, लाइक 20 साल पुरानी, लूजिंग माय वर्जिनिटी। हाँ, मूवी रिकमेंडेशन है नहीं। सर एक तो ये अभी रिसेंटली मैंने देखी, ब्लैकबेरी। आई डोंट नो। ब्लैकबेरी। हाँ, ब्लैकबेरी, यू शुड सी मूवी मूवी देखी ना? सर अमेजिंग। व्हाट अ मूवी, क्योंकि इट कैप्चर्स अगेन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। सर योर नेक्स्ट बिग गोल। Next 100 large companies, you know, I would have had some role to play in it. Next large 100 startups that will come in the next 5 to 10 years. एंड सर फाइनली द एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? Sir, the experience of this podcast is one of the craziest energies I have ever experienced. Honestly, your energy is mind blowing. It is amazing. And as you know, लोग मुझे कहते हैं कि दर्पण you have high energy, but नहीं सर सही कहते हैं, मैंने फील किया आपको देख के एनर्जी आई है। मैं ऐसी बात नहीं। So experience of the podcast was, I mean, experiencing your energy is something else. थैंक यू सर, थैंक यू।